आई ऑडिबल? आवाज आपकी हेलो आवाज नहीं आ रही। आप हेलो। अनम्यूट करेंगे? हाँ ज्योत्सना, हाँ जी, अब आ रही है आवाज जी। सबसे पहले तो मैं आपके जन स्वास्थ्य अभियान की ओर से और दिल्ली साइंस फोरम जिन्होंने इस प्रोग्राम को आयोजित किया है, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने एक किसान आंदोलन के कार्यकर्ता को अपने बीच में आकर के अपनी बात रखने का मौका दिया। और उसके बाद में सबसे पहले मैं अपनी बात शुरू करने से पहले डॉक्टर अमित सेन गुप्ता, जो कि इस देश के साइंस मूवमेंट के अंदर एक बहुत जाना पहचाना नाम है, हम सभी उनको बहुत ही सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। और देश के अंदर उन्होंने बहुत ही स्वास्थ्य अभियान को आगे बढ़ाने में बहुत ही अमूल्य योगदान जो है दिया। उन्हें अपनी ओर से हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ पूरे किसान आंदोलन की तरफ से। और आपने जो बात कही किसान आंदोलन की कामयाबी के बारे में, या किस प्रकार से इस आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में सरकार की जो रणनीति रही और आमतौर पर जो रहती है, जैसा आप कह रही हैं अभी कोरोना काल के अंदर जिस प्रकार से सरकार पूरा पर्सपेक्टिव चेंज करने का काम उसके किया, उसके बारे में आपने जो बात पूछी है, निश्चित रूप से सरकार जो है, हम जानते हैं कि उसके पास में बहुत बड़ी एक मशीनरी है। एक सरकार की जो तंत्र होता है वो अपने आप में बहुत ही शासक वर्ग के पास में औजार है, बहुत ही लंबा चौड़ा एक उसके पास में सारे औजार है। उसके बाद में खासतौर पर भी जो सरकार जो दिल्ली में केंद्र की सत्ता पर काबिज है, उनके पास में सरकार के जो गवर्नमेंट के जो टूल्स हैं उसके अलावा भी एक अलग से एक उनका जो पास में अतिरिक्त जो शक्ति है चीजों के पर्सपेक्टिव को बदलने के लिए, वो एक आरएसएस का जो एक भाजपा जो आरएसएस की राजनीतिक शाखा के रूप में सरकार चला रही है, ना वो एक स्वतंत्र कोई पार्टी राजनीतिक पार्टी होने के बजाय एक फांसीवादी जो संगठन आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है उसकी एक राजनीतिक शाखा है। तो उनके पास में एक अलग से एक एक्स्ट्रा एक फैसिलिटी है कि वो अपने सरकारी तंत्र में सरकार जो कुछ करती, सरकार का जो मीडिया है उसके अलावा भी उनके पास में एक नीचे तक ऐसा नेटवर्क है अपने जो है जो पिछले लगभग 100 साल का समय होने को आ रहा है उनको, 100 साल में उन्होंने लगभग एक ऐसा तंत्र जो है हम इस देश के अंदर ऐसा फैला स्कूलों के माध्यम से और छोटे छोटे बच्चों को जिस प्रकार से संस्कारित करके एक कैडर बेस उन्होंने पूरा देश में एक नेटवर्क फैलाया है। उसके माध्यम से भी वो जो उनकी चीज जो भी चीज जो है जो भी बात उनके सत्ता के या उनकी पार्टी के या उनके विचारधारा के खिलाफ जाती है, उसको वो बदनाम करने के लिए, उसको डिफेम करने के लिए, उसका सारे के सारा उसकी जस्ट शक्ल बदलने के अंदर पूरी ताकत लगा देने के उनके पास में ताकत है। इसके अलावा तीसरी चीज जो है और जो अभी जो इस सरकार के पास में है, जो कि पूरा का पूरा जो मीडिया है, इसको कहते हैं अपने इसको कारपोरेट मीडिया भी किसानों ने नाम दिया है। और बहुत सी जगह से उनको किसान गुस्से में भगा भी देते हैं, इस चक्कर में कई बार इनोसेंट पत्रकार उसका शिकार हो गए इस आंदोलन में। तो एक कारपोरेट जो मीडिया जो है, गोदी मीडिया इसको नाम दिया, गोदी मीडिया, एक ऐसा पूरा का पूरा मीडिया पर जो है कब्जा करने में कामयाब हुई है सरकार। पूरा का पूरा एक लंबा चौड़ा नेटवर्क है इसमें। बताते हैं लगभग अडानी के पास में जहाँ अडानी अडानी अंबानी के पास में चैनल्स हैं, तो वो पूरा का पूरा मीडिया भी जो है अभी, पहले भी जो है सरकार के जो चैनल्स होते थे वो सरकार की बात को भोंपू की तरह अपनी बात को प्रचार करते थे। अभी तो उसकी पराकाष्ठा हुई है, वो अभी इस कदर वन साइडेड है पूरा का पूरा। इसलिए उनके पास में बहुत बड़ा जो है एक इस बात के लिए संसाधन मौजूद है कि वो किसी भी दिन को रात और रात को गलत साबित करने में भी कामयाब हो जाते हैं। तो यही इस मामले में है। कोरोना के बारे में बहुत सारे झूठ उन्होंने फैलाए, बहुत सारी चीजें गलत उन्होंने प्रस्तुत की, जनता के गले में उतारी, थाली बजवा दी, ताली बजवा दी। और सारी की सारी चीजें जो है जो अभी जितनी मतलब जनता की तकलीफों को जनता के मत्थे मरने का काम किया है, और उसमें काफी हद तक वो कामयाब भी हुए हैं, ये बात सच है। लेकिन जहां तक किसान आंदोलन की आपने बात की, किसान आंदोलन के अंदर भी आंदोलन शुरू होने से लेकर के और अभी तक भी लगातार उनके वो प्रयास जारी है। चाहे वो जब ये कृषि कानून अध्यादेश के रूप में लाए गए, तो
वास्तविकता ये कोरोना काल में वो जिस प्रकार से लाए गए, उनकी कोई जरूरत नहीं थी। इस प्रकार का कोई आपातकाल नहीं था। अध्यादेश जब लाया जाता है, कोई ऑर्डिनेंस, बहुत ही कोई इमरजेंसी है, बहुत के बिना कोई काम नहीं चल रहा, तब जाके अध्यादेश के रूप में कोई कानून बनाया जाता है। लेकिन कानून बनाए उन्होंने, लेबर लो को, लेबर कानूनों को कोड में बदले, सारे काम उन्होंने कोरोना काल में किया और बाकायदा जनता के गले से उतारने में कामयाब हो गए कि कुछ गलत नहीं है, क्या गलत हुआ है इसमें। उनको अध्यादेश के रूप में लेकर के आ गए। उसके बाद पूरा मीडिया लगातार इस प्रचार के अंदर पूरा मैदान में उतर गया। सड़कों पर शाखा आरएसएस की कार्यकर्ता उतर गए और चैनलों पर जो है गोदी मीडिया के जो पत्रकार और उनके चेले चाटे उतर गए और आंदोलन, ये बहुत अच्छे हैं, इसमें गलत क्या है, कानून बहुत अच्छे हैं, देश के किसानों को खुशहाल बनाएंगे ये कानून, ये सारा इस प्रकार का एक हेलो हेलो तो हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है। पूरा का पूरा जो तंत्र है वो उन्होंने मैदान में उतार दिया और पूरा कोशिश उन्होंने किया और काफी हद तक वो जनता के बड़े हिस्से को, जो खासतौर पर जो हमारे देश का मध्यम वर्ग है, वो उसको उनके गले में उतारने में कामयाब हुए कि ये तो बहुत ही अच्छे कानून है, तीनों कृषि कानून जो है देश की जनता के हित में है। और उसके बाद में जिस प्रकार से पार्लियामेंट में उसको पारित कराया उन्होंने, उसमें पूरे तमाम तरह के संसदीय परंपराओं को ताक पर रखते हुए जिस प्रकार से पारित कराया, सब कुछ गलत होते हुए उस गलत को उन्होंने जनता के सामने इस तरह से पेश किया जैसे कुछ गलत हुआ ही नहीं है। और उसके बाद में जब आंदोलन शुरू हुआ तो आंदोलन के जब पहले स्थानीय स्तर पर किसान सभा ने, जैसे ही किसान सभा जब से नवदावादी आर्थिक नीतियां आनी शुरू हुई, तब से ही नीतियों के बारे में स्पष्ट समझ रखता है कि ये नीतियां हमारे देश की जनता के हितों के खिलाफ है और लगातार इसके बारे में अपनी आवाज को उठाता रहा है, जनता के अंदर अभियान चलाता रहा, आंदोलन करते रहे। इसके बाद में इन्हीं नीतियों के खिलाफ जब मंदसौर घटना हुई, उसके बाद में अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति बनाई, उसके अंदर लगभग 250 के करीब सदस्यों को शामिल करने में भी वो किसान सभा ने उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। तो जब ये कानूनों के खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ, अध्यादेशों के खिलाफ जो है, चूंकि कोरोना काल था इसलिए आंदोलन के नए नए तरीके जो है ईजाद करने पड़े। और उसके बाद में पंजाब में जब ये आंदोलन जोर पकड़ा तो उसमें सबसे बड़ी चीज जो देखने वाली है कि किसान अकेला नहीं उतरा उसमें, किसान के साथ साथ में जो भी आंदोलन के साथ में ये विशेष बात जो है किसान आंदोलन की इस मामले में आप कह सकते हैं कि खूबी रही कि इसमें ना सिर्फ किसान बल्कि किसान के साथ में खेत मजदूर, छोटा जो व्यापारी आड़तिया है, वो सब के सब जो खेती किसानी से जुड़ा हुआ वर्ग है, वो सबके सब एक साथ इस आंदोलन में जो है उनको जोड़ने में कामयाब हुए और पूरा नीचे के स्तर से एक जो है कंपेन उन्होंने हमारे किसान आंदोलन के पंजाब के साथियों ने और बाकी राज्य देश के हिस्सों में भी वो जो है शुरू हुआ। और उसके बाद में जब ये 25 नवंबर का जो है समय आया, जब दिल्ली कूच का ऐलान हुआ 26-27 को, तो हमने देखेंगे 26-27 को एक तरफ जहाँ किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान किया, उसी समय 26 तारीख को पूरे देश के अंदर मजदूरों की भी राष्ट्रीय हड़ताल जो है, इन्नी मोदी सरकार की जो मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ एक ऐतिहासिक राष्ट्रीय हड़ताल भी उसी दिन हुई। तो एक जो जैसे ही ये शुरू हुआ तो पूरा का पूरा जो मैं जैसा कह रहा था, मीडिया और आम नीचे जनता में नीचे तक जो है तरह तरह के जो है प्रचार जो है इस आंदोलन के खिलाफ किए। तो अलग अलग तरह के अलग अलग समय में उनको इस्तेमाल किया गया। पहले कहा गया ये तो आंदोलन ही गलत है, कुछ मुट्ठी भर लोगों का आंदोलन है। फिर कहा गया तो सिर्फ पंजाब के लोगों का आंदोलन है। फिर कहा गया तो ये तो सिर्फ हरियाणा वाले, जब साहब हरियाणा वालों पंजाब वालों का आंदोलन है। फिर कहा तो सिर्फ सिखों का आंदोलन है। फिर कहा गया सिख और जाटों का आंदोलन है। फिर कहा गया इसमें खालिस्तानी और पाकिस्तान के एजेंट हैं और आईएसआई के एजेंट, नक्सलाइट्स हैं, कम्युनिस्ट हैं, कांग्रेस के हैं। इस प्रकार के तरह तरह के उन्होंने चीजें इसमें घुसेड़ने की कोशिश की, उस पर आरोपित करने की कोशिश की जबरदस्ती किसान आंदोलन पर। इसके अलावा जब 26 जनवरी वाला तो मतलब षड्यंत्रों की पराकाष्ठा इसको कह सकते हैं। 26 जनवरी जिस प्रकार से प्रायोजित करके उन्होंने राष्ट्रद्रोही साबित करने की कोशिश की, राष्ट्र की ध्वज का अपमान बता करके, मतलब हर वो कोशिश जो सरकार ने कर सकती थी इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए, जनता की नजरों में से गिराने के लिए पूरी कोशिश की। लेकिन ये आंदोलन कई बार, इसमें कई घटनाएं घटने के बाद भी आज तक ये आंदोलन पूरी सफलता पूर्वक एक अपनी यूनिटी के साथ में लगातार आज तक जारी है और कामयाबी की तरफ बढ़ रहा है।
ये इसकी सबसे बड़ी एक उपलब्धि इसको कह सकते हैं, हम कह सकते हैं बहुत बड़ी इसमें। तो इसमें इसकी वजह क्या है? इसकी अगर अपन जाएँगे इसमें, अगर अपन, आपने पूछा कि इसके क्या सबक है, तो मेरे को जो समझ में आता है, जो उसमें हमारे इसकी इस मूवमेंट की विशेषता इसे हम कह सकते हैं कि एक तो ये जो सबसे पहली बात, जब ये कानून आए, तो कानून के जो आने के बाद में इसके जो हमारी जो लीडरशिप थी जैसे किसान मोर्चा की, उन्होंने ये इसमें कोई एक तो दिमाग में बहुत क्लियरिटी थी कि ये आंदोलन, ये कानून जो आ रहे हैं, ये कानून नव उदारवादी आर्थिक नीतियां जो है उनके एक चरण के रूप में आंदोलन आ रहे हैं, इसलिए कारपोरेट घरानों के हित में कानून आ रहे हैं, किसानों के हित में कानून नहीं है। तो एक तो कानूनों को आने के बाद उनकी बहुत ही गहराई से पड़ताल की गई, उनके हर पहलू को समझ करके, और उनके बारे में जनता के अंदर जागरूकता का अभियान जो है चलाया गया। उनके एक एक बिंदु पर जो है जनता के बीच जो सरकार भ्रम फैला रही थी, उसका एक एक का जवाब जो है हमारी लीडरशिप ने उसको देने के अपने आप तैयार किया। एक ठोस मुद्दे की ठोस पड़ताल, इसको कहते हैं, एक एक मार्क्सवादी, किसी भी मुद्दे की एक ठोस पड़ताल जो जरूरी है, उसके अंदर हमने पहचान की सही मुद्दे की, उसकी जो उसके जो नुकसान होने वाले थे किसान को, छोटे किसान को, व्यापारी को, मजदूर को, जनता को, आम जनता को, खाद्य सुरक्षा को जो खतरा पहुंचने वाला था उससे, उन सबको हमने उसको स्टडी किया और उसको बाकायदा प्रचार के अंदर, जनता के अंदर अभियान के रूप में लेकर के गए। पब्लिशिंग के माध्यम से जहाँ चैनलों में मौका मिला वहाँ चैनलों पर जाकर अपनी बात रखी। उसके अलावा जो सोशल मीडिया है उसका बहुत ही जो है, हालांकि उसमें भी बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस अभी तरह तरह के हैं, लेकिन हमारे जो नौजवान, जो किसानों के जो बच्चे हैं, जो भी काफी बड़ी संख्या में पढ़े लिखे बच्चे जो सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, और इसके अलावा भी जो साथी जो हमारे किसान आंदोलन में नहीं भी है, लेकिन जो आप जैसे संगठन, जैसे जो जेन्युइन संगठन, जो डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे छात्रों के संगठन है, चाहे नौजवानों के संगठन है, चाहे स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के संगठन है, चाहे वो ट्रेड यूनियन मूवमेंट है, चाहे वो वामपंथी दलों के जो इस आंदोलन के प्रति जिनको एक कार्यकर्ता है सही समझ रखते हैं कि ये सही आंदोलन है। और इसके अलावा भी बहुत सारे, मतलब एक ब्रॉड जो जिसको कह सकते हैं, पूरे देश विदेश में करोड़ों लोगों ने इस आंदोलन को साथ में जो है अपनी एकजुटता प्रकट की, और हर प्रकार की मदद जो है किसको कह सकते हैं उसके लिए आगे। तो उसमें सबसे बड़ी मदद ये थी कि उन्होंने सोशल मीडिया पर जो भी दुष्प्रचार था इस आंदोलन के खिलाफ, उसका जवाब देने का काम जो है उन्होंने कलेक्ट की जानकारियां हमारे मोर्चे के नेताओं से, अन्य माध्यमों से, और एक एक फैक्ट का जो है उनके मुंह तोड़ जवाब दिया। जो भी आरोप जो है, जो भी दुष्प्रचार कानून के बारे में सरकार ने झूठे दावे करने की कोशिश की, झूठे दावों की पोल बाकायदा आंकड़ों के साथ में उनकी पोल खोलने का काम किया। और ना सिर्फ इन कानूनों के, हमने अपने आप को कानून तक सीमित रखा, एक कानून, एक सिर्फ कानून के लड़ाई है, क्योंकि हमें पता था लड़ाई सिर्फ कानून के खिलाफ लड़ाई नहीं है, कानून को एक नीतियों के तहत लाया गया है और नीतियों के खिलाफ लड़ाई है। और नीतियों को लाने वाले कौन है, ये भी हमने स्पष्ट किया, ये नीतियों को लाने वाले जो देशी विदेशी कारपोरेट घराने हैं, उनके हित में ये नीतियां लाई गई हैं। ये उनके, और इसको एक अडानी अंबानी उसके प्रतीक बन गए इस देश के अंदर जो है। अडानी अंबानी की सरकार है, अडानी अंबानी देशी विदेशी पूंजीपतियों की एक सरकार, ये एजेंट की तरह काम कर रही है। इस बात को हमने, इसको पूरा का पूरा जनता के बीच में ले जाने का काम किया, और ये हम जो है कामयाबी पूर्वक इसको जनता को समझाने में कामयाब हुए कि ये जो भी कुछ जो कानून आए हैं, सिर्फ कानून नहीं है, इस कानूनों के पीछे एक पूरा नीतिगत बदलाव का प्रयास है। खेती किसानी को, देश की जनता से, किसान से उसकी जमीन को, उसके बच्चों के भविष्य को छीनने का ये प्रयास है। इसको हमने वाकई जनता को इसमें हम समझाने में हमने एक कामयाबी हासिल की, और ये एक बहुत बड़ी मेरे ख्याल से उपलब्धि थी। इसके अलावा जो इसके पीछे जो जिस प्रकार का जो जो कह सकते हैं, ये जो संघ ने जो नीचे जो चला रखा था अभियान आंदोलन बदनाम करने, उसके खिलाफ भी जो है हम देखेंगे, आम किसान, हमारा आम किसान कार्यकर्ता मोर्चों पर जो किसान है, अब किसी से भी कोई मीडिया वाला बात करता, तो पहली बार ये मैंने देखा कि हमने इतना बदलाव महसूस किया कि एक ब्रॉड बेस में आम किसान जो ये बात करने लग गया कि ये सरकार कॉर्पोरेट घरानों की सरकार है, ये आरएसएस कि अगर इन कानूनों को बदलना है, ये कानूनों को बदलने की लड़ाई नहीं है, ये जो आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और कॉर्पोरेट घराने हैं, इनके जो नीतियां हैं, उनके इशारे पर ये मोदी चल रहा है, उनको बदलने की ये लड़ाई है। इस लड़ाई को तब तक लड़ेंगे जब तक कि ये इनको हम जो है अकल नहीं सिखा दी। वजह आप देखेंगे कितना ब्रॉड बेस मूवमेंट ये बना, और कोई भी जो है तमाम प्रयासों के बावजूद ना तो सरकार को कोई मौका मिला इस चीज, और दूसरी बात एक इसमें सामूहिक जो लीडरशिप हमने जो है, एक एक शुरू से ही जो है एकदम दिमाग हमने एक क्लियर था किसान आंदोलन के अंदर। आप देखेंगे कि पहले अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति बनाई, उसमें लगभग 250 से करीब संगठन थे। फिर जब ये आंदोलन आगे बढ़ा इसके कानूनों के खिलाफ, तो दिल्ली के रकाबगंज गुरुद्वारे में जब मीटिंग हुई, उसमें 500 के ऊपर संगठन इकट्ठे हुए,
और उन्होंने मिलकर के संयुक्त किसान मोर्चा का गठन किया। इस संयुक्त किसान मोर्चा में न सिर्फ किसानों के संगठन, खेत मजदूर संगठन, बहुत सारे एनजीओ, दलित आदिवासी संगठन, जनता के जो खेती किसानी से जुड़े हुए हर वर्ग के संगठन इसमें शामिल हुए और उनके अंदर जो है एक कलेक्टिव लीडरशिप जिसको इसको बनाने का काम किया। कोई एक चेहरा, कोई 2 चेहरे, 4 चेहरे, वो कोई लीडर नहीं बने। पूरा का पूरा एक जो है सामूहिक नेतृत्व का निर्माण किया गया और ये तय किया गया कि कोई, इसमें हम देखेंगे इन संगठनों के अंदर वामपंथी दृष्टिकोण वाले संगठन भी बड़ी संख्या में है, तो मध्यम वर्गीय जो मध्य मार्गी विचारधारा वाले संगठन भी, बड़े किसानों के संगठन भी इसमें शामिल है, कुछ दक्षिणपंथी तरह के संगठन भी, कुछ जो है सिर्फ भाजपा आरएसएस के जो संगठन है उनको छोड़ करके बाकी सभी जो है देश के लगभग संगठन जो है इसमें 500 के संगठनों के अंदर शामिल होकर के इस आंदोलन के साथ में जोड़ने में कामयाब हुए और एक सिस्टम बनाया कि हर चीज, जो भी कोई फैसला होगा, जो भी कोई चर्चा होगी, वो एक समझ बनाई कि हमें ये जो एकता बनी है, क्योंकि 500 से ज्यादा संगठन है तो नेचुरल है, जब संगठन अलग अलग है तो उनके बहुत सारे विचारधाराएं भी अलग अलग है, उनके बहुत से मुद्दे भी अलग है उनकी। इसमें कोई गलतफहमी नहीं रखी हमने कि हमारे साथ सब संयुक्त किसान मोर्चा बन गया तो सब कुछ एक हो गया, सारे संगठन खत्म हो गए। हमने स्पष्ट रखा कि संगठन है तो उनके विचार भी, बहुत सी चीजों में डिफरेंस भी है, मतभेद भी है, लेकिन ये जो मुद्दे हमने चिन्हित किए, किसानों कानून, तीनों किसान कानून, खेती किसानी के कानून वापस हो, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून बने, बिजली विधेयक 2020 जो 19 जो है वो रद्द हो, पराली को जलाने का जो कानून है, ये इस प्रकार से ये चिन्हित किया कि इन मुद्दों पर एक न्यूनतम समझ साझा जो कार्यक्रम है, इस पे हमारी एकता बनी है और उनके अलावा बाकी मुद्दे हम अपने अपने जो है उनको इस आंदोलन के बीच में नहीं लाएंगे, उनको घुसेड़ने की कोशिश नहीं करेंगे। विशुद्ध रूप से हमारे जो तय मुद्दे हैं इन पर हम जो है एकता बना करके लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। और बीच में जब आंदोलन आगे बढ़ा तो और भी धीरे धीरे जैसे समझ बदली तो सामूहिक रूप से और दूसरे बहुत मुद्दे भी इसमें जुड़ते गए। तो इसमें एक तो ये था कि संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर से इन मुद्दों को लेकर के ही हम लड़ाई लड़ेंगे। इसके अलावा संगठन स्वतंत्र रूप से अपने जो भी गतिविधियां हैं वो अपने अपने जो उनके संविधान है, उनके जो दृष्टिकोण उसके हिसाब से चलाएं, उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, हमने जो इसमें बहुत ही एक क्या है, बहुत ही ईमानदारी से चर्चाएं हुई, बहुत ही लंबी लंबी और बहुत ही गंभीर संयुक्त मोर्चा की मीटिंगें आप देखें, अभी भी जो है मीटिंगें कई बार 5-5, 6-6 घंटे तक मीटिंगें चलती हैं। पंजाब के किसानों के संगठन है 32, पहले वो अपनी मीटिंग करते हैं, उनके अंदर कई बार घंटों तक वो बहस करते हैं, एक एक चीज पर बाकायदा डिस्कस करते हैं, बहस करते हैं, उसके बाद में सामूहिक निर्णय लेकर के बाहर निकलते हैं। उसके बाद मोर्चे की मीटिंग होती है, मोर्चे के अंदर भी खूब जो है हर मुद्दे पर जो है सभी तरह के लोग अपने विचार रखते हैं, उस पर डिस्कस, एक सामूहिक निर्णय करके हम लोग बाहर निकलते हैं। तो ये जो है एक टैक्टिस जो है इसमें अपनाई गई और उस हर टैक्टिस, इसको इस टैक्टिस की बहुत बड़ी मैं कहूँगा कामयाब रही है, क्योंकि अभी इस पूरे आंदोलन के दौरान हमने महसूस किया कि कोई भी, आज भी ये स्थिति है कि कोई भी एक, जैसा आमतौर पर कई बार ऐसा होता है किसी, कई बार आंदोलन हो गए, कोई एक व्यक्ति या कोई कुछ व्यक्ति जो है, यहाँ इस आंदोलन में कोई किसी की ये हिम्मत नहीं कर जुटा पाया कि कहीं इस आंदोलन की जो भावना है, जो मुद्दे हैं, उसके अलावा कोई किसी से कोई बात कर ले या कोई आश्वासन दे दे या कुछ इधर-उधर हो जाए, ऐसी इस आंदोलन में कहीं गुंजाइश इस जन आंदोलन में छोड़ी नहीं। दूसरी ये बात ये रही कि पॉलिटिकल जो है, चूँकि आंदोलन कोई भी आंदोलन या कोई भी मुद्दा नॉन पॉलिटिकल नहीं होता है, इसमें कोई गलतफ़हमी हमें नहीं है, कम से कम किसान सभा के साथियों को तो। लेकिन फिर भी एक जनता में पॉलिटिक्स को लेकर के बहुत ही एक नेगेटिव टाइप का हम देखते हैं कि प्रचार है कि पॉलिटिकल, मतलब पॉलिटिक्स का मतलब है सिर्फ शुद्ध राजनीतिक स्वार्थों के लिए पॉलिटिक्स करने के लिए लोग आंदोलन करते हैं। ये एक आम तौर पर जनता में जो है, कोई आंदोलन करेगा, कोई बात, तो उसका मतलब उसके पीछे कोई ना कुछ उसका स्वार्थ है, वो कोई एमएलए एमपी बनना चाहता है, कोई अपनी कोई ना कोई, इस प्रकार का एक समझ जो है जनता में पिछले 50-70 साल आजादी के बाद में जो राजनीति की जो दुर्गति की है पूंजीवादी पार्टियों ने, उससे समझ बन गई जनता के अंदर कि कोई निस्वार्थ होकर पॉलिटिक्स कुछ या कुछ लड़ाई कर ही नहीं सकता है। इसलिए इस लड़ाई में शुरू से खासतौर पंजाब हरियाणा के जो मोर्चे थे उसमें ये ध्यान रखा गया कि उन्होंने किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को जो है उसमें अपने मंच का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी। उनका ये पूरा पूरा किसान आंदोलन है नॉन पॉलिटिकल, उन्होंने इसको नॉन पॉलिटिकल कहा, हमने कहा ये नॉन पॉलिटिकल तो नहीं हो सकता, लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप के लिए उन्होंने मंच को अपने, इससे जनता में वो ये विश्वास पैदा करने में पंजाब की पूरे, इसलिए आप देखें पंजाब के अंदर पूरा का पूरा एक नीचे से लेकर ऊपर तक, वो चाहे किसान किसी भी पार्टी की विचारधारा को मानने वाला है, सारे का सारा किसान जो है पूरी आम जनता से आंदोलन में अपने आप को शामिल उन्होंने किया।
मतलब उसके किसान के अंदर ये विश्वास पैदा करने में ये आंदोलन कामयाब हुआ कि ये किसान की जिंदगी का आंदोलन है, इसमें कोई राजनीतिक विचारधारा हो किसी भी, ये कह सकते हैं सही अर्थों में जिसको कहते हैं मास मूवमेंट, जिसको कहते हैं एक जन आंदोलन, इसको बनाने में कामयाब हुआ। इसकी भी यही कारण था कि हम ये विश्वास पैदा कर पाए कि ये आंदोलन सभी राजनीतिक स्वार्थों से ऊपर उठ के, अब आपकी जो भी राजनीतिक विचारधारा है, आपकी राजनीतिक लड़ाई है, उसको हम बाद में आप अपने कर सकते हैं। अभी इन मुद्दों को लेकर के किसानों की ये इसको जो है, इसकी मेरा मानना है कि बहुत बड़ी इसमें उपलब्धि है। दूसरा जो इसमें मैं जो मानता हूँ कि इसकी एक बड़ी जो और तीसरी चीज जिसको अपन कह सकते हैं, नोट कर सकते हैं कि डिसिप्लिन जो है आंदोलन, कोई भी आंदोलन जब अनुशासित नहीं होता है तो उसको सरकार के लिए उसको तोड़ना उसको बहुत आसान होता है। लेकिन आप देखेंगे पूरा 1 साल गुजर गया, 1 साल के दौरान और इतना बड़ा जन आंदोलन इसमें, और वो भी जो खासतौर पर इसमें किसानों का तबका जो बहुत ही जुझारू एक लड़ाकू तबका होता है किसान, उसके अंदर बड़ी संख्या में नौजवान, बच्चे बच्चियां सब इस आंदोलन में शामिल थे। लाखों की संख्या में दिल्ली के आसपास मौजूद रहे, आज भी जो है लाखों की संख्या में मौजूद है, कभी कम कभी ज्यादा हो सकता है, लेकिन मोर्चे जो भी 4 मोर्चे हैं, 5 मोर्चे वहां पर लाखों लाख संख्या में मौजूद रहे। 1 साल से लगातार वह रहे, इसके बावजूद भी एक भी ऐसी घटना जो है जिसमें आप कह सकते हैं अनुशासन भंग हुआ हो, वो हमारे आंदोलन में नहीं हुई। इसके लिए लगातार शुरू से ही हमने हमारे किसान आंदोलन के कार्यकर्ताओं को इस बात के लिए ट्रेंड किया, समझाया कि आंदोलन को किसी भी सूरत में शांतिपूर्ण रखना है, डिसिप्लिन रखना है। हालांकि बहुत कोशिशें की गई, भड़काने की, उकसाने की। आपको 26 जनवरी का इंसिडेंट ध्यान है, आपको लखीमपुर खीरी का इंसिडेंट ध्यान है, ऐसी मतलब गिरी से गिरी हरकतें केंद्र सरकार की एजेंसियों के द्वारा की गई। हर संभव प्रयास किया गया कि आंदोलन उग्र हो जाए, अनुशासन भंग हो जाए, लोग बेकाबू हो जाए और सरकार को अपने जो है कुचलने का मौका मिल जाए। लेकिन हमारे जो मोर्चे थे, उन मोर्चों पे जो मौजूद लीडरशिप थी और जो संयुक्त किसान मोर्चा का जो राष्ट्र हमारा जो नेतृत्व था, उसने बाकायदा ताकीद करके रखा कि किसी भी सूरत में हम इस आंदोलन को जो है अशांतिपूर्ण या अनुशासन इसका भंग नहीं होने देंगे। ये भी एक बहुत बड़ी इसमें हमारी काम है। इससे हमारे जनता के तमाम हिस्सों की सहानुभूति हमें मिली और लोगों ने कहा कभी देखिए कितने शांतिपूर्ण बैठे हैं। और हमारे वैसे इतिहास भी रहा है आज तक का किसान आंदोलनों का, खासतौर पर राजस्थान में हमने बहुत 8-8 दिन के पड़ाव डाले हैं और ये वहां भी हमने इस बात को साबित किया है कि 8-8 दिन जयपुर शहर के बीच में किसान बैठ के चले जाते हैं और एक मूंगफली का दाना भी किसी ने किसी रेडी से उठाया हो तो ये ऐसी कोई शिकायत हमने आने का, तो ये भी एक आंदोलन की बहुत बड़ी इसमें मेरा मानना है कि ताकत, उपलब्धि इसको कह सकते हैं, इसके इस आंदोलन की बहुत बड़ी ताकत है। और इन्हीं सब चीजों को लेकर के आंदोलन आगे बढ़ रहा है और अभी ये आंदोलन खत्म नहीं हुआ, आंदोलन जारी है, लड़ाई अभी लगातार जारी है। दूसरा इसके अंदर एक चीज और जो मैं इसको हमें नोट करना मेरे ख्याल से सही है सभी को, कि इसके जो हमारे जो आइडियोलॉजिकल इसके अंदर जो हमारे हमने इतिहास में जो है हमारी जड़ों को तलाशने का काम भी किया। एक तरफ ये आंदोलन चल रहा था, हमने मोर्चे लगा रखे थे, हमारे आंदोलन गतिविधियां थी, किसान पंचायतें हो रही थी, धरने प्रदर्शन हो रहे थे, ये सब चल रहा था, ये तो संघर्ष की कार्रवाई है। दूसरी तरफ हमारे तरफ एक आर्थिक जो हमने एजेंडा तय किया कि जो जैसे इसका प्रतीक है अडानी, अंबानी, बाबा रामदेव, ये मेन सरकार के जो जो क्या कहते हैं कारपोरेट चेहरा इनका जो कह सकते हैं पूंजी, जो कारपोरेट के रूप में सरकार के फेस, जो सबसे बड़े मददगार इनके कह सकते हैं, जो जनता जिनको मानती है, तो इनके ऊपर आर्थिक चोट करने का काम हमने फैसला भी किया। हमने कहा जहाँ भी जो भी रिलायंस की सिम है उन सिमों को बंद करो। तो हम देखें इस आंदोलन को जब संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया तो लाखों की संख्या में लोगों ने रिलायंस की सिम जो थी उसको, जियो की सिम जो है उसको तोड़ के फेंक दिया और कनेक्शन कटवाने का काम किया। रिलायंस के कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे, हमने ये ऐलान किया। अडानी, अंबानी, बाबा रामदेव के सारे प्रोडक्ट का किसान आंदोलन बहिष्कार करेगा। तो ये एक बहुत इससे एक आर्थिक चोट जो है उनके समर्थकों के अंदर छटपटाहट पैदा हुई, ये क्या हो रहा है। उनको लग रहा था, आज तक ये समझते थे कि वो पीछे रह करके जो मर्जी करते रहेंगे और सरकार को जो है सरकार पुलिस के दम पर दमन करती रहेगी। उनका असली चेहरा जो पीछे से जो नीति बनवाने वाले पूंजीपति है वो कभी सामने नहीं आ पाता था, उसको कोई चोट भी नहीं होती थी आंदोलन में। लेकिन इस बार हमने इसको किसान आंदोलन आप देखेंगे सरकार के खिलाफ तो लड़ ही रहे थे, नीतियों के खिलाफ भी लड़े थे, लेकिन साथ में जो सरकार के पीछे की जो पूंजीपति ताकतें हैं, जिनको जो उनको आर्थिक संरक्षण चुनाव में चंदा देती है, उनको जिनके सारे पे नीतियां बनाते हैं, उनके चेहरे को बेनकाब करने का काम किया, उनके खिलाफ भी कॉल दिए, पिकेटिंग की गई। जहां भी हमारे मजबूत आंदोलन था पूरे के पूरे देश में आप देखेंगे रिलायंस के शोरूम को बंद किया गया, उनके सामने धरने लगा दिए गए, उनको बंद करने पड़े बहुत सी जगहों पर उनके शोरूम के, रिलायंस के जो स्मार्ट जो जो दुकानें उनकी हैं
उनको मॉल को बंद करना पड़ा, पेट्रोल पंप कई जगह रिलायंस के बंद पड़े रहे, अभी तक भी बंद पड़े हुए हैं। ये जो है आर्थिक चोट पहुंचाने का काम जो है, जो हमारे किसानों के जीवन पर चोट कर रहे हैं, उनको उसको हम भी उनके ऊपर उनको आर्थिक चोट पहुंचाएंगे। दूसरा, हमने जो टोल नाके हैं, टोल के नाम पर बड़ी लूट आज देश के अंदर मची हुई है, और ये टोल के ठेके भी आज देखें, बड़े बड़े ये जो कारपोरेट्स उन्होंने ठेके ले रखे इनडायरेक्टली, और इसके नाम पर जनता को लूटने का। तो इसके टोल नाके फ्री कराने से भी बड़ा एक हमारे एक आंदोलन को ताकत मिली। टोल नाके फ्री हुए, जनता को टोल से मुक्त, तो बड़े लोगों में राहत की सांस उन्होंने ली। तो ये हमने इसको इस रूप में एक नई चीज जो है, आर्थिक जो चोट जो सरकार के पैरोकार है जो पीछे से चलाने वाले, उनको पहुंचाने का काम किया। एक और चीज जो आप देखेंगे इस आंदोलन में, कि हर हर समाज की, हर देश की जनता का एक पीछे एक हर तरह का होता है इतिहास पॉजिटिव। जैसे हम कह सकते हैं कि हमारे देश के अंदर भी आजादी का जो देश जो बना हमारा हिंदुस्तान, इसकी डेमोक्रेटिक सिस्टम बना, संविधान बना, इसके पीछे हमारे जो स्वाधीनता संग्राम है, फ्रीडम स्ट्रगल है, उसकी जो परंपरा है, उसका बहुत बड़ा योगदान है। इसकी दो तरह की परंपरा है स्वाधीनता संग्राम की। एक तरह की परंपरा संघर्ष की परंपरा है, कुर्बानी की परंपरा है, जिसको समाज सुधारों के जो रेडिकल चेंजर की परंपरा है, आजादी से पहले, आजादी के बाद में, जिन्होंने इस देश की वर्तमान जो स्वरूप है उसको बनाने के अंदर अपना योगदान दिया। दूसरी तरफ जो है, इस देश की आजादी के आंदोलन के खिलाफ काम करने वाले लोगों की, जो सामंतों के जो पैरोकार थे, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसकी गुलामी करने वाले लोग थे, आरएसएस जैसे लोग, भाजपा जैसे जो इनके जो मातृ संगठन उनके लोग हैं। तो एक वो दादा जिन्होंने उस समय भी राजा और महाराजाओं का साथ दिया, सामंतों का, और अंग्रेजों का साथ दिया, और आज वो जब ऐसे ही उनको सत्ता में मौका मिला है आने का, वो फिर वही काम बहुराष्ट्रीय कंपनियों और देसी विदेशी कंपनियों को फायदा पहुंचाने की नीतियां बदलने। तो इसको, इन दोनों को हमने एक सामने रखते हुए हमारे किसान आंदोलन ने इसको एक्सपोज करने का काम। एक तरफ हमारे जो हमारा आजादी का आंदोलन है, उसके हमारे जो चाहे ज्योतिबा फुले से लेकर के पेरियार की जयंती हो, शहीद आजम भगत सिंह की जो है, हर उस महान जो क्रांतिकारी उसके जीवन के, हमने उनका दिन का इस्तेमाल किया, हमने वहाँ पर कार्यक्रम किया, हमारे मोर्चे पर, पूरे देश भर में हमने उसके ऊपर कार्यक्रम किया। दूसरी तरफ जो इनके जो देश के अंदर आजादी के आंदोलन में जो इनकी नेगेटिव भूमिका है, उसको भी एक्सपोज करने का काम किया। इस प्रकार से हमने जो है इस किसान आंदोलन को चरण दर चरण, कदम दर कदम हमने इसको तीनों तरीके, आइडियोलॉजिकली, इकोनॉमिकली इस चीज पर हमला करते और ऑर्गेनाइजली इसको डिसिप्लिन करते हुए इस आंदोलन को आगे बढ़ाया अभी तक, और अभी भी जो है लगातार, और हर मुद्दे पर हमारा मोर्चा फैसला करता है। कभी सामूहिक, अभी ये 3 कानून वापस लेने की बात कही है, लेकिन हमें पता है अभी ये भी खाली मोदी जी के बोलने से कुछ नहीं हो जाएगा। हम वेट कर रहे हैं संसद में ये कानून वापस हो, और जो बाकी मांगे उनके बारे में जो फैसला रखा है सरकार के सामने, उन पर फैसला हो, तो हम आगे किसान मोर्चा 4 तारीख को मीटिंग होगी, उसके बाद आगे का जो फैसला करेंगे। साथ साथ में एक चीज और आखिरी में मेरी बात को खत्म करते हुए, मुझे लगता है मेरा समय पूरा हो गया है। हमने किसान आंदोलन को सिर्फ किसानों तक सीमित नहीं रखा। इस दौरान जो भी मजदूरों का कोई मुद्दे आए कोई भी आंदोलन, उनको भी किसान आंदोलन ने बहुत ही जोश के साथ में उनको समर्थन किया। चाहे वो भारत बंद का सवाल हो, चाहे वो मजदूरों की हड़ताल हो, जो भी कॉल मजदूरों के, खेत मजदूरों के आंदोलन के, तो किसान, ये एक बहुत बड़ा एक बदलाव इस दौरान 1 साल में आया है कि पहली बार किसान, खेत मजदूर और मजदूर और आम जनता, कर्मचारी संगठन मोर्चे पर इतने जो है, अब मतलब उसको वर्णन करना संभव नहीं है, किसको ना तो आंकड़ों में बताना संभव है, ना उसको जिन्होंने देखा है, आप लोग आए, आपने देखा है किस प्रकार से दिल्ली, बम्बई और बड़े बड़े महानगरों के बच्चे जो आकर इस आंदोलन में आकर के ठहर के जाते थे, और कोई कंबल ला रहा है, कोई रजाई ला रहा है, कोई कुछ, एक एक चुटकी से लेकर के मुट्ठी भरने तक लोगों ने सहायता आंदोलन को दी है। तो ये सब ये जो हुआ है, इसी की वजह से मुझे लगता है कि सरकार जैसी जो निरंकुश सरकार जो है, जिनके मन में कोई लोकतंत्र के लिए सम्मान नहीं है, इनके लिए कोई संविधान के लिए जिनके मन में कोई सम्मान नहीं है, जनता के जीवन के लिए कोई सम्मान नहीं है, ऐसे लोगों को भी इस आंदोलन के सामने झुकने के लिए मजबूर होना पड़ा। मेरा मानना ये सब चीजें हैं जिनकी वजह से ये आंदोलन को इस अंजाम, अभी इस मुकाम तक पहुंचा है, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में भी ये और आगे जाकर के पूर्ण कामयाबी की तरफ पहुंचेगा। और इन्हीं सब चीजों को अगर हम इस्तेमाल करेंगे, तो जो जनता के दूसरे आंदोलन है, वो चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, जिस पर लूट जो आज साम्राज्यवादी आर्थिक नीतियों के, नवोदारवादी आर्थिक नीतियों की आड़ में चल रही है, उससे भी हम लोग रोक पाने में कामयाब होंगे। थैंक यू। सुना। धन्यवाद कॉमरेड संजय माधव। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपने सामने रखे, और जो एक टेक अवे मुझे लगता है हेल्थ मूवमेंट के लिए है, एक तो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत काम करना, और युवा लोगों को जोड़ना, और
उनके ही थ्रू सोशल मीडिया की भी जिस तरह से कैंपेन होती है, उसमें जिस तरह से नैरेटिव आजकल बदलता है, उसको कहीं ना कहीं एक डेंट देना जो एस्टेब्लिशमेंट का नैरेटिव है। और बाकी भी मुद्दे जो आपने रखे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है हम लोगों के लिए। हमारे तो जो हम सवाल शायद बाद में ही लेंगे, हमारे सेकंड स्पीकर हैं वो वेट कर रहे हैं, और डॉक्टर दिनेश अब्रोल जो दिल्ली साइंस फोरम से हैं। और शायद ये आज के मुद्दे के लिए इससे उनसे अच्छे स्पीकर हमको कोई मिल नहीं सकते थे, क्योंकि पिछले जब से जेएसए की शुरुआत हुई है तब से दिनेश जुड़े रहे हैं, और हेल्थ और फार्मर्स मूवमेंट के साथ भी वो शुरू से जुड़े रहे हैं, नेशंस फॉर फार्मर्स के तहत और भी अपने डिफरेंट एक्टिविज्म के तहत। सो शायद हमारा जो आज का टॉपिक है उस पे थोड़ा और प्रकाश डाल पाए। मैं निवेदन करूंगी दिनेश से कि वो अब अपनी बात रखे हम लोगों के सामने, और उसके बाद हम लोग सवाल लेंगे जो भी आएंगे ऑडियंस से। तो आप लोग अपने सवाल या तो जो लोग जूम पे ज्वाइन किए हैं वो Q&A में लिख सकते हैं, या फिर आप अपना रेज हैंड का एक आइकन आता है वहां पे, अगर आप हाथ उठाएंगे तो हम लोग फिर आपका सवाल ले लेंगे, वहां से आपको बोलने के लिए बोलेंगे। थैंक यू। दिनेश। ज्योत्सना, ऋचा, प्रियम, अमिताभ, दीपा और बहुत सारे साथी, कमला, यहाँ पे अपन सभी फिजिकली शामिल हो पाए हैं। और ये शायद महत्वपूर्ण है कि और बहुत साथी बैठे हैं यहाँ पे जो कि अलग अलग संगठनों से हैं, और इतवार को भी, संडे को भी शामिल हो जाना एक उपलब्धि है। और मैं मानता हूं कि उसमें अमित की ऊर्जा और अमित की जो पूरी योगदान थी वो हमें इकट्ठा करता रहा है, और अभी भी आज भी उसने इकट्ठा किया है। और मैं श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी बात को शुरू रखना चाहता हूं। साथ ही माधव ने, संजय ने बहुत महत्वपूर्ण बातें हमारे साथ साझी की हैं। किसान आंदोलन से वो आप जुड़े हैं, और आज जो सबक उनको यदि आप समेटना चाहें और उसमें यदि इजाफा करना चाहें, आगे उसमें और जोड़ना चाहें, तो मैं सबसे पहला जो सबक संजय बता रहे हैं कि ये एकजुटता कायम कर पाना, एक ऐसे प्रोग्राम के इर्द गिर्द जो कि सभी को इकट्ठा कर सकता था, ऐसी सोच विचार के साथ ये आंदोलन लगातार काफी सालों से काम कर रहा था। और ये 2017 से खास करके जब से 2 बिल भी बनाए गए थे, एक कर्जे का मुक्ति से का, और जो दूसरा अपना MSP का, और ये जो काम चल रहा था, और भी जो काम चल रहे थे धरती पे, उनका जिक्र किया जा सकता है। लेकिन उसमें से कुछ ही मांगों के इर्द गिर्द 500 संस्थाओं को इकट्ठा कर पाना, ये काफी बड़ी सोच विचार तहत ही संभव था, और ये हुआ। बहुत सारे लोगों ने इसके बीच में कई विरोधाभासों की जब चर्चा की जाती थी तो उसके ऊपर अपने अपने विचार भी थे कि भाई MSP जो है वो सभी को नहीं मिलता है, सभी क्षेत्रों को नहीं मिलता है जैसे, और कॉरपोरेट्स जो हैं वो जो है ऑलरेडी कई सेक्टर्स में काफी एनक्रोच कर चुके हैं, उनका वर्चस्व है वहां पे, बल्कि प्रभाव है। तब भी क्योंकि जो जिन साथियों ने पहलकदमी इसमें की, खास करके पंजाब, हरियाणा और हिमाचल में, क्योंकि उन्होंने सरकार का कहीं ना कहीं जो योगदान हुआ करता था उसका लाभ उठाया था, तो उन्हें ये पता भी था कि बाकी जगह पे जैसे बिहार में या दूसरे इलाकों में सरकार का ना शामिल होना, वहां की आमदनी और भी कम है। और ये ऐसे क्षेत्र थे जहां पे कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता था कि बहुत सारा नुकसान होने वाला है,
और बाकियों का नुकसान तो हो ही रहा है, लेकिन यहाँ का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। उसको समझा पाना, दूसरे सभी साथियों को इकट्ठा कर पाना। और ये 500 संगठन जो है सिर्फ पंजाब, हरियाणा और यूपी के नहीं थे, इसमें हिमाचल भी शामिल था, इसमें उत्तराखंड भी शामिल था, इसमें केरल, मध्य महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्रा, तेलंगाना, तमिलनाडु, कोई भी प्रदेश यहाँ का छूटा नहीं था, राजस्थान, झारखंड, जितने भी क्षेत्रों से किसान इकट्ठे हो सकते थे। वो अलग अलग फसलों को उगाते हैं, ये भी ख्याल रखने की जरूरत है। कोई फल सब्जी में है तो कोई गेहूं और चावल में और सोयाबीन और दलहन फसलों में है। उनके सबके अपने अपने सेक्टर की जो मार्केट्स के स्ट्रक्चर्स हैं, उसको भी यदि आप पहचानना शुरू करेंगे, और जिसमें मैंने कहा कि कॉर्पोरेट्स का बहुत वर्चस्व हो भी चुका है, और बहुत सारे लोग आर्गू करते थे कि यदि जो है कि ये आंदोलन वहां पे क्यों नहीं खड़ा हुआ, यहाँ पे क्यों खड़ा हुआ। मेरा ख्याल ये समझने की जरूरत है, जहां पे ऑलरेडी दबे कुचले थे, उन्होंने, जिन्होंने सरकार को देखा नहीं था और जिन्होंने देखा था उसका फर्क समझते थे, वो समझा पाए दूसरों को। मेरा ख्याल है ये हमारे लिए, दूसरे आंदोलनों के लिए भी एक बहुत बड़ा सबक है। दूसरा, काफी प्रायर वर्क हुआ था। जो यूनियंस जो हैं, ये जो है मास मोबिलाइजेशन करती थी, ये बहुत जरूरी है। जो कि राइट टू हेल्थ मूवमेंट हो या दूसरी मूवमेंट्स हो, उसके लिए ये समझना जरूरी है। जो मास मोबिलाइजेशन का जो योगदान है वो इसमें बहुत बड़ा है। वो जमीनी तौर पे ये एपीएमसी जो मार्केट्स हैं, उसके इर्द गिर्द लोगों को इकट्ठा करते थे, पंजाब में, हरियाणा में, हिमाचल में, सब जगह पे जहां जहां ये संस्थाएं थी, ये इंस्टीट्यूशंस थी। और इसलिए वो जो प्रायर वर्क था, और फिर उसके साथ जो चीजें यदि आप जोड़ के देखें तो आगे जो था कि इसमें तरह तरह के सेक्शंस जो हैं अपने हितों को देखने लगे। जैसे कि मैंने बहुत सारे इस क्षेत्र, इस समय में जब आंदोलन चल रहा था, तेज हो रहा था, तब भी मैं घूमा हूं तो देखा कि जो एग्रीकल्चर वर्कर है, जो खेतिहर मजदूर है, जो भूमिहीन है, वो भी अपने आप को इस आंदोलन के साथ आइडेंटिफाई कर पाए। हालांकि उसकी कोई डिमांड नहीं थी इसमें, यदि आप देखें तो कोई सीधी डिमांड हो कि भाई डायरेक्ट मांग हो, उनकी ऐसी नहीं थी। लेकिन उन्होंने अपने उनके हित को जोड़ा, क्योंकि उन्होंने देखा था जिन क्षेत्रों में किसान और भी जो कमजोर है, और वहां पे जो मजदूरी मिलती है और वो और भी कम है। और जो एक सरकार का देख पाना, क्योंकि इस न्यू लिबरल पीरियड के दौरान, क्योंकि एजुकेशन से भी पीछे हटा, हेल्थ से भी पीछे हटा, और उसका नुकसान सभी वर्गों को हो रहा है कि सरकार का पीछे हटना कृषि में कितना खतरनाक हो सकता है, उन्होंने दूसरे क्षेत्रों में भी देखा था। तो जब मेरी बहुत सारे साथियों के साथ बात होती थी कि आप क्यों, आपकी तो कोई डिमांड नहीं है खेती और मजदूरों की, उन्होंने कहा नहीं, हमने देखा है कि जब सरकार हट जाती है और पूरा निजी क्षेत्र के और कॉर्पोरेट सेक्टर और जो मोनोपोलीज हैं उनके हाथ में मार्केट चली जाती है, तो उसका बहुत बड़ा नुकसान, जैसे कि हेल्थ और एजुकेशन में वो देख रहा है, उसके वो कॉन्शियस थे। और ऐसा देखा भी जब जब एकता बनी, और जैसे कि मनरेगा का आना, जो कि एक डेमोक्रेटिक मूवमेंट की बहुत बड़ी उपलब्धि थी, उसको वो समझते थे। और खास करके यदि आप देखें, मैं हरियाणा में बहुत घूमा हूं, मनरेगा में विमेन जो पार्टिसिपेशन थी बहुत बड़ी थी ऑलरेडी उसमें, और वो सारी औरतें जुड़ती थी, इस आंदोलन में आती थी। वो सिर्फ किसान जो है, बहुत सारे लोग, छोटा किसान तो मजदूरी भी करता है, छोटा किसान लाइफ स्टॉक का भी काम करता है, और वो समझता था कि उसने जब लड़ाइयां देखी थी, लोगों को दूध फेंकना पड़ा, आलू फेंकना पड़ा, और जो है उसका नुकसान सबको भुगतना पड़ता था। इसलिए वो महिला किसान जो थी, महिला जो भूमिहीन मजदूर थी, वो जो है उसने देखा कि जब यूनिटी हुई थी तो राइट टू वर्क या मनरेगा का जो उपलब्धि जीता था, उसका किसको फायदा हुआ था। यदि कॉर्पोरेट्स आते हैं तो ऐसा जो है संभावना बिल्कुल जो है खत्म हो जाएगी। ये जो है बहुत महत्वपूर्ण उनके सबक थे, जो कि जब हम बात करते थे तो कहते हैं कि हम क्यों हैं आपके साथ, ये जो है जानना बहुत, लोग कहते थे कि भाई ये क्यों है लोग, इनकी तो कोई मांग नहीं है इसमें, लेकिन वो मांगों को समझते थे, उसको समझा पाना, सोच विचार, अलग अलग किसानी, अलग अलग मजदूरी वर्ग को समझा पाना, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, नंबर एक। नंबर दो, जो मेरा ख्याल है कि जो बहुत महत्वपूर्ण इसमें से याद है कि लोगों ने ये भी समझा कि ये संविधान के ऊपर बहुत बड़ी चोट है।
और उसके पहले प्रायर जो है राइट टू सीए, जो अपना सीए वाला जो आंदोलन था, राइट टू डिफेंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो चला था, उसमें ऑलरेडी एक भूमिका बन गई थी। वो क्या भूमिका थी? आप इसमें यदि आप 3 कानून देखें तो इन 3 कानूनों में एक जो बहुत बड़ा हनन होने वाला था कि डीएम के पास सारी पावर, और लोगों ने समझा कि हमारा डीएम हमें क्यों सुनेगा, डीएम तो सुनेगा जो जिनका ताकतवर हैं, जिनके पास पैसा है, सब कुछ है, और ये समझते थे। और रेगुलेटेड मार्केट, सरकार का मार्केट एपीएमसी जो थी रेगुलेटेड मार्केट थी, बिहार में ना होना, उसका फर्क वो कर पाना उनके लिए बहुत बहुत महत्व रखता था कि सरकार हो। जैसे कि साथी मेहर शाह जो कि मेंबर प्लानिंग कमीशन हुआ करते थे, उन्होंने तो एक लेख ही लिखा कि किसान मांग क्या रहा है। किसान इन 3 कानूनों का विरोध यही इसलिए कर रहा है, वो कह रहा है कारपोरेट तो चलो काफी देर से हैं, लेकिन सरकार तो मेरे साथ थी, गेहूं में, चावल में, तिलहन में, दलहन की उत्पादन में मेरे साथ सरकार रहनी चाहिए। और बल्कि मांग हो रही है किसानों से कि ये 23 फसलों तक सरकार रहे, एमएसपी उस पर जाए, पब्लिक प्रोक्योरमेंट हो। तो एक विकास कर पाना पूरे एजेंडा का, सभी वर्गों को और जोड़ पाना, कैसे वो सोचा गया, किस तरह से सोचा गया, ये एक बहुत गहरी सबक है हमारे लिए राइट टू हेल्थ मूवमेंट के लिए। मैं आता हूं कि कैसे उसके ऊपर, तो लेकिन ये एजेंडा कैसे बनाना, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जोड़ना कि हमारे जो जनतांत्रिक अधिकार, जो दूसरे कोर्ट को जाने का अधिकार जो है छीना जा रहा है, इन अधिकारों को समझ पाना, और सभी समझते थे उसको, जो है वो बहुत एक महत्वपूर्ण यहाँ पे सबक है। तीसरी बात जिसको मैं लाना चाहता हूं कि ये प्रोड्यूसर्स का आंदोलन था, जो अन्न प्रोड्यूस करते हैं, तरह तरह के अन्न प्रोड्यूस करते हैं, जिस तरह जो मजदूरी करते हैं। राइट टू हेल्थ में भी हेल्थ को, चाहे वो पब्लिक हेल्थ की डायमेंशन हो, वाटर को, सैनिटेशन को, फूड जो है वो कंट्रीब्यूट करता है, या हेल्थ केयर कंट्रीब्यूट करता है। इन सभी वर्कर्स को जो प्रोड्यूस करते हैं उनको कैसे इकट्ठे करना एक लार्जर हित के लिए, कॉर्पोरेट्स के एंगेज कैसे करना, उसका सोच विचार करने की जरूरत है बहुत बड़ा। आज हेल्थ वर्कर जो है जो कहना चाहिए, बहुत सारा उसका लड़ाइयों के कारण उसमें आशा वर्कर है, उसमें जो वर्कर्स फील्ड में आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, जितने भी ये सभी वर्कर्स हैं, वो हमें हेल्थ केयर वर्कर्स को जोड़ना चाहिए, नर्सेज हैं, जितने भी हैं ये सभी। और इनके यदि ये आज कॉर्पोरेट जब उनको किस तरह से कॉन्ट्रैक्चुअल रखता है, अभी मैं किसी के साथ बैठा था तो उसने कहा अपोलो में जब पहली बार स्ट्राइक हुआ तो उन्होंने तो एक एजेंसी से वर्कर्स को मंगवाना शुरू कर दिया, और बहुत शांतिपूर्ण काम चल रहा है अपोलो में इस तरह से। तो जब भी कभी आंदोलन होते थे यहाँ के, उसका महत्व समझ पाना कि भाई वो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, और उन्होंने जो लड़ाई लड़ी जा रही है, जब पब्लिक सेक्टर में जितना भी कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन हुआ, आउटसोर्सिंग हुआ, उसके तहत जो है जो इकट्ठा कर पाना, जो कि ट्रेड यूनियंस इकट्ठा करती रही हैं कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स को, साथी अनियन बैठे हैं यहाँ पे, तो ये उनका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। उनको कैसे अपन एक प्रोड्यूसर्स का ये आंदोलन है और उसमें सभी को उन्होंने जोड़ पाए, तो आज हमारे राइट टू हेल्थ की मूवमेंट में भी उनको कैसे जोड़ पाना, डॉक्टर्स के बहुत बड़े हिस्से को तैयार करना, अभी भी हमारे बीच में या इन हेल्थ वर्कर्स को अलग अलग को जोड़ पाना कैसे, वो एक बहुत बढ़िया कि वो अपने लंबे के लिए, ऐसे नहीं हमारे पास कोई पॉजिटिव उदाहरण नहीं है जो अपने फार्मास्यूटिकल वर्कर्स, अमिताभ गुहा साथी बैठे हैं यहाँ पे, तो जो है वो कॉर्पोरेट्स में काम करते थे, कोई पब्लिक सेक्टर में काम नहीं करते थे। वो जो है अब दवाइयों का यहाँ पे उत्पादन हो इस देश में, ऐसा पेटेंट एक्ट हो जो कि यहाँ फॉरेन कंपनियों से के ऊपर जो हमारी निर्भरता थी उसको कम कर सके, जबकि वो ज्यादातर मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस में ही काम किया करते थे। उन्होंने ये मांगा 1980 से, जब मैं सबसे पहले अमिताभ और ज्ञान मजूमदार साथियों को मिला, और अमित के साथ तो मेरा जो मिलन 86 का है, जो है जब हमने पहली मूवमेंट ड्रैगन इंडस्ट्री एंड द इंडियन पीपल जो सेमिनार मैंने किया था, तो उसके बाद मैं साथी अमित को कहा तुम इस वॉल्यूम को एडिट करो। तो ये जो 80 से जो आंदोलन है, जबकि 1978 में ही ड्रग पॉलिसी बनी थी,
जो है 97, उसमें फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के वर्कर्स का एक बहुत बड़ा रोल था, उसको भूलना नहीं चाहिए। उन्होंने अपने लॉन्गर टर्म बैटल के लिए, हित के लिए और दूसरों के हित के लिए, कॉमन गुड के लिए वो लड़े थे। ये बहुत महत्वपूर्ण एक उसमें से। तो यहां भी जो है हमने लोगों को लेके बात किसानी के पास कहा कि ये राइट टू फूड के लिए लड़ रहे हैं। पब्लिक जब डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के ऊपर जो हनन होने वाला है, इसी तरह से वो वर्कर जो प्रोड्यूसर थे उनके भी हमारे पास पॉजिटिव उदाहरण है इतिहास में से। और ये लड़ाइयां जो थी लड़ी गई आजादी के आंदोलन के बाद से ही लड़ी गई। उसके बाद जो है पेटेंट एक्ट की लड़ाई जो है, जिसको पार्लियामेंट में लगातार लड़ा गया, बहुत सारे उसमें वामपंथी कम्युनिस्ट नेताओं का बहुत बड़ा योगदान था। और वो एक उसकी इतिहास है, मैंने उसके ऊपर आप बहुत कुछ लिखा है। तो उसको यदि आप खोल के देखें तो, और उसमें आज जो जनतांत्रिक आंदोलन की जो उपलब्धि है वो है पहले, और वो ये सारे लोग पीपल साइंस मूवमेंट में, जबकि पीपल्स हेल्थ मूवमेंट का निर्माण हो रहा था, उसमें उन्होंने सक्रिय योगदान निभाया है, उन्होंने ये भूमिका निभाई है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ऐसे सबकों के ऊपर कैसे अपन बिल्ड कर सकते हैं। उसी के इर्द गिर्द जो पीपल्स हेल्थ मूवमेंट और जो दूसरा जो पीपल साइंस मूवमेंट का सबसे पहला हिस्सा था डॉक्टर्स, जो आंध्रा में जन विज्ञान वेदिका में जुड़े। वो सारे लोग जो हैं डॉक्टर्स जो थे वो काम किया करते थे इसी मूवमेंट में। पीपल हेल्थ क्लिनिक हुआ करता था नेल्लोर में। ये जो सारी मूवमेंट्स थी वो इसी के इर्द गिर्द जो हैं वो कॉमन गुड के इर्द गिर्द बिल्ड की गई। फार्मास्यूटिकल वर्कर्स उसके बहुत बड़े उसके हिस्से थे। यदि आप देखें, FMRI was one of the founding organization of the ऑल इंडिया पीपल साइंस नेटवर्क। तो ये जो पॉजिटिव हिस्से हैं हमारे आंदोलन के, कि उसको ये कहीं ना कहीं मेल खाते हैं फार्मर्स मूवमेंट के साथ, कि भाई जो हेल्थ के प्रोड्यूसर्स हैं, जो मेडिसिन के प्रोड्यूसर, आज यदि कोविड के दौरान हमने देखा क्या है कि ड्रग इंडस्ट्री में बहुत सारे जो है मुनाफा कमाया गया है। इस समय दुनिया की सबसे ज्यादा किसी इंडस्ट्री ने गेन किया है कोविड के दौरान, तो ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ने गेन किया, और मेडिकल डिवाइसेस की इंडस्ट्री ने गेन कर रही है। और साथ में दूसरी ऑफ कोर्स एजुकेशन है, बायजू है ऑनलाइन, ये एरिया, जो जितने भी ये जो सेक्टर्स हैं जिसमें जिसने कोविड के दौरान जो गेन किया, उसका सबके साथ हनन किसके साथ हो रहा है। यदि आप देखें, यदि हेल्थ का जो राइट टू हेल्थ है इज अ वेरी इंपॉर्टेंट राइट। कोविड के दौरान जो हमने रियलाइज किया है, हालांकि फार्मर्स मूवमेंट में कई बार जब अपन जाते थे तो कहते थे यदि मास्क लगाई होती थी तो कॉमरेड कहते छोड़ो ना, यहाँ पे कोई कोरोना नहीं हमारे को आएगा। लेकिन हम जो है उनसे जब बात करते थे, कॉमरेड ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो लोग कोमॉर्बिडिटी से सफर कर रहे हैं या उम्र है, तो उसका तो ये जो राइट टू हेल्थ में जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप्स है, चाहे विमेन्स हेल्थ हो, डिसेबिलिटी के ग्रुप्स हो, जिनको ज्यादा वल्नरेबल होते हैं, और जो मार्जिनलाइज लोग हैं जो कि ज्यादा जो है, उनको समझा पाना कि राइट टू हेल्थ के लिए उनकी बैटल जो है उनको कैसे अपन जोड़ पाए। अभी भी आज बहुत महत्वपूर्ण है, जब राइट टू हेल्थ बिल की बात हो रही है, तो अलग अलग वर्गों को अलग अलग जो चाहे प्रिजनर्स है, तो अभी कॉन्स्टिट्यूशन ने भी जब कोर्ट केस हुए तो उसमें क्या कि उनका भी राइट है, राइट टू हेल्थ एज फार एज कंसर्न। यदि आप हालांकि अभी कोई उसमें जो जैसे राइट टू एजुकेशन है या राइट टू इंफॉर्मेशन है या राइट टू दूसरा वर्क है, जब मनरेगा के थ्रू ऐसी कोई लार्जर स्कीम्स जो हैं अभी पैदा नहीं कर पाए, बल्कि इस दौरान तो जो ऐसी न्यू लिबरल स्कीम्स ही पैदा हुई, यूएससी जो हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर जो बेस थी जो है। लेकिन पब्लिक सेक्टर की महत्ता को लेके आ पाना, स्टेट के रोल को, उसके बाकी ये भाई चाहे वो ट्रांसजेंडर के लिए हो, चाहे विमेन के लिए हो, चाहे वो प्रिजनर्स के लिए हो, चाहे वो डिसेबिलिटी के लिए हो, ये जो सारे वर्गों को कैसे जोड़ पाना, और ये एक बहुत बड़ी जरूरत होगी जब राइट टू हेल्थ के लिए अपन लड़ेंगे। क्योंकि अभी तक कोई राइट टू हेल्थ का बिल उस तरह से नहीं है जैसे कि राइट टू एजुकेशन का आया, और राइट टू एजुकेशन के भी अपने मूवमेंट से कुछ हमारे पास हमने कुछ सीखा है कि यदि देखें, आज कहते हैं कि राइट टू एजुकेशन बहुत बड़ा महत्वपूर्ण उपलब्धियां भी हैं उसकी, लेकिन उसके साथ साथ हमारे उसके पास सबक भी हैं कुछ ऐसा कि जैसे कि नेबरहुड स्कूल आज खत्म किए जा रहे हैं,
जो भी थे, जो कोठारी कॉम्प्लेक्स के तहत जो कोठारी कमीशन के रिकमेंडेशन में जो स्कूल्स हुए करते थे, बिल्कुल लगते, आज तो स्कूल्स की क्लोजर्स और मर्जर हो रही है। और इसी तरह से पब्लिक प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स की जो लड़ाई रही है, हमारी प्राइमरी हेल्थ की बहुत इंपॉर्टेंट लड़ाई रही है, वो लड़ाइयां बहुत महत्वपूर्ण है। और उन लड़ाइयों को कैसे अपन इंटीग्रेट कर सके, तो हमने बहुत सारी लड़ाइयां जीती। दवाइयों के भाव की लड़ाई जीती, पेटेंट की लड़ाई जीती, इंडियन ड्रग इंडस्ट्री को लड़ाई जीती। लेकिन अभी भी मैं कहूंगा प्राइमरी हेल्थ केयर को पुख्ता करने की लड़ाई अपन नहीं उतने संभव हो पाया है अभी, उसमें अपन कामयाबी हम पा पाए। तो ये जो क्योंकि पूरा जो हेल्थ जो था वो एक लीड के लिए, लीड्स के लिए, जिसमें हम सब बहुत सारे लोग भी आते हैं जो कहते हैं, मैं तो कहूंगा कि जब 80s में न्यू लिबरलिज्म शुरू हो रहा था तो सबसे पहले जिन लोगों ने गिव अप किया वो थे पब्लिक सेक्टर के जो काम करने वाले। तो उन्होंने कहा ठीक है अपोलो आ रहा है, अपोलो भी आने दो, रामा मनोहर लोहिया हॉस्पिटल तो हमारे साथ है ही है, वो तो हमारे साथ रहेगा, सफदरजंग तो रहेगा ही रहेगा। तो ये जो उस समय डिफेंड कर पाना कि नहीं, जैसे कि डिफेंस में, रेलवेज में, ये सारा वाला, मुझे याद है ये लड़ाइयां हम आपस में जो आर्गुमेंट कहा करते थे, लेकिन एक वर्गीय जो पूरा फैलाव हो रहा था कि भाई ठीक है यार अपॉर्चुनिज्म है, देखिए, और लेकिन जिन वर्गों की जरूरत है उनको मास मोबिलाइज कर पाना, जिनका आज हेल्थ, जिसकी सोशल डिटर्मिनेंट्स के कारण नाइदर वो दे कैन एक्सेस हेल्थ केयर नॉर दे आर एबल टू एक्सेस फूड एंड न्यूट्रिशन, वाटर एंड सैनिटेशन, दे जो पूरा एजेंडा है जो बायोमेडिकलाइजेशन हो जाता है या मेडिकलाइजेशन हो जाता है, उसको समझना कि सही डिमांड को कि हम ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं हेल्थ सेक्टर को। अभी ये लड़ाई एग्रीकल्चर में भी जिंदा है साथियों, मैं कहूंगा, और वो किसानों को अभी लड़नी पड़ेगी। यदि एमएसपी के साथ साथ जो है वो लड़ाई लड़नी पड़ेगी कि कौन सा क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करना है, क्रॉप रोटेशन करना है, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। उसके बगैर एमएसपी की लड़ाई जीतना बड़ा मुश्किल होगा, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी। यदि अपन लगातार अपने सॉइल प्राइमरी जो सिस्टम है, जो यदि मान लीजिए वाटर एंड सैनिटेशन ना इंप्रूव हो तो कभी भी हेल्थ केयर काम ज्यादा नहीं कर सकती। उसी तरह से भूमि और पानी जो है, मिट्टी और पानी, यदि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी उसकी हाई नहीं होगी तो कोई भी सेकेंडरी इनपुट्स, कितना भी फर्टिलाइजर डाल दीजिए, कितना भी पेस्टिसाइड कर लिए, सफल नहीं हो। इसलिए प्राइमरी हेल्थ केयर को, एजेंडा को कैसे अपन ऑर्गेनाइज करें, ये इसका एक बहुत बड़ी सोच विचार करने की जरूरत है। जब अपन बैठेंगे अभी इस व्याख्यान के बाद अपने दिल्ली के लिए कि हमारी क्या महत्वपूर्ण प्रायोरिटीज हैं, उसको हमें सोचने की जरूरत होगी। तो मैं जो अगली बात जो करना चाहता हूं कि जो एक बड़ी महत्वपूर्ण सबक है, सरकारों ने कहा किसानों को कि भाई सुप्रीम कोर्ट के पास चले जाओ, उन्होंने कहा नहीं, नो टू लिटिगेशन, नॉट दैट द लिटिगेशन कैन नॉट बी यूज्ड, दे डिपेंडेड ऑन मास मोबिलाइजेशन एंड पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन। कमेटी बना दी गई सुप्रीम कोर्ट में, कहा कि अब तो आंदोलन वापस चले जाओ, वो नहीं गए, कहा नहीं, वी विल रिलाई ऑन पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन एंड मास मोबिलाइजेशन। ऑफन ये होता है, ये रास्ते अपनाए जाते हैं कि अपन आज, और जो इंस्टीट्यूशन जो किसी तरह जिस तरह से कंप्रोमाइज हैं, गोदी मीडिया तो कंप्रोमाइज है, इवन कोर्ट्स भी हैं, जो उसमें हमने देखा है जो उनका जो बर्ताव रहा है। अब तो थोड़ी सी इंप्रूवमेंट हुई है पिछले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में, लेकिन अभी भी खतरा बना हुआ है इन इंस्टीट्यूशंस के ऊपर। माइग्रेंट्स के राइट्स को कोविड के दौरान कितना परस्यू किया गया, जो कि उनका हेल्थ, उनका फूड एंड न्यूट्रिशन, जो बेसिक इकोनॉमिक और सोशल राइट्स जो है उसको परस्यू कर पाना। हाँ, हमारे आंदोलन ने, जनतांत्रिक आंदोलन ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई उनको सपोर्ट करने में, लेकिन अभी भी उनके अधिकार जीत पाना, उनके हाउसिंग का, शेल्टर का राइट, उनकी सोशल सिक्योरिटी का राइट, ये महत्वपूर्ण बेसिस है, फंडामेंटल कंडीशंस हैं हेल्थ को अचीव करने की। चाहे वो आज यदि आप देखें, एलीट ने 10% वेल्दी जो आज के हेल्थ सिस्टम के बेनिफिट हैं, उन्होंने तो डिसोसिएट कर लिया था अपने आप को आम मजदूर से। तो मैं कुछ गलत कह रहा हूं, कुछ एग्जैजरेट तो नहीं कर रहा हूं ना, मेरे को लगता नहीं है कि जो मैंने अपने आंखों से देखा है और जो महसूस किया है लगातार, जो चैलेंज था कि उनको तो वेजेस भी नहीं मिल रही थी,
तो वो यदि सर्वाइवल उनके लिए बहुत बड़ा, तो ये जितने भी राइट्स है जो बेसिस है, क्योंकि हेल्थ इन चीजों के ऊपर ही रिप्रोड्यूस होती है, प्रोड्यूस होती है। इसको ये सिर्फ मेडिसिन से नहीं प्रोड्यूस होती है, सिर्फ डॉक्टर के पास जाने से प्रोड्यूस नहीं होती है। तो जो हेल्थ का जो बेसिस है उसको समझ पाना, और दूसरी तरफ जो कैसे एक्सेस होती है हेल्थ केयर, उसके जो डिटर्मिनेंट्स को समझते हुए एजेंडा बना पाना, अलग अलग जोड़ पाना, ये एक बहुत बड़ी जरूरत है। तो मैं अगला पॉइंट इसको करें, जिसको पॉजिटिव राइट की तरह यदि आपको जीतना है। अभी तक नेगेटिव राइट है कि भाई एक ऑब्लिगेशन है स्टेट के डॉक्टर्स के ऊपर कि भाई आप इग्नोर नहीं कर सकते, वापस नहीं भेज सकते किसी पेशेंट को, लेकिन प्राइवेट सेक्टर तो भेज सकता है। तो पॉजिटिव राइट नहीं है, अभी ये नेगेटिव राइट है। राइट टू हेल्थ को एज ए पॉजिटिव राइट अचीव करना अभी भी हमारे सामने एक जो चुनौती बनी हुई है। इसी तरह से फार्मर्स के सामने भी एक चुनौती है कि ये जो राइट टू फूड को और राइट टू लाइवलीहुड को जो जोड़ने की पहली बार कोशिश की गई है कि सब जगह जो एग्रीकल्चर हो उसमें जो ये विविधता लाना, उसमें ये जो स्टेबिलिटी लाना, रेजिलियंस लाना, फूड और एग्रो फूड सिस्टम। अभी बहुत बड़ी दुनिया में फूड समिट की मीटिंग हुई है, यदि शायद साथियों को कुछ मालूम होगा, कि उसमें नेचर पॉजिटिव सॉल्यूशंस की बात की गई। इसी तरह से हेल्थ में भी वन हेल्थ की बात हो रही है, जो है बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांजिशंस जो अभी जिसकी शुरुआत ही हुई है, उसको समझ पाना, उस इर्द गिर्द कैसे मांगे खड़ी करना, और जो कि यूनाइट कर सके डेमोक्रेटिकली सभी को, और समझ आ सके उनको, उस भाषा में बोलना, उनकी समझ के साथ बोलना, जो है कि भाई एनिमल हेल्थ, प्लांट हेल्थ और ह्यूमन हेल्थ कैसे जुड़े हुए हैं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। आज मैं साथी डॉक्टर कमला मेनन को मैं रास्ते में बता रहा था कि आजकल मैं पिछले 3 महीने से काम कर रहा था पेस्टिसाइड वर्कर्स के बीच में, करनाल में, पानीपत में, कुरुक्षेत्र में। इनविजिबल है। 6 डेथ्स हुई हैं इसी सीजन में, इसके दौरान, जब क्योंकि केमिकल स्प्रे, उनकी कोई भी जो ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स हैं उसकी तरफ कोई ध्यान दे दे ना। उनके पास कोई डॉक्टरी राइट है, कोई मुआयना है कि उनकी कोई स्पेशल किसी करनाल के हॉस्पिटल में, कुरुक्षेत्र के, पानीपत के पब्लिक हॉस्पिटल में एक स्पेशल सेल हो कि जो कि उनकी लगातार ब्लड का, यूरिन का जांच करे, कहे कि भाई इसके क्या दिक्कतें हैं, क्या नहीं है दिक्कतें। ये लड़ाई लड़ पाना, उनकी कोई इंश्योरेंस नहीं है वर्कर्स की, ये जो लड़ाइयां जोड़ पाना राइट टू हेल्थ में जो है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तभी सफलता हमें मिलने का संभावना है। तो ये जो वन हेल्थ का जब अपन आइडिया बात करते हैं, तो प्लांट हेल्थ, एनिमल हेल्थ, जो कि इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यदि भी आप जोड़ लें और पशुओं को भी जोड़ लें, पूरा फूड वेब जैसे इंपैक्ट होता है। आज पूरे हिंदुस्तान में यदि नॉर्दर्न इंडिया का उदाहरण मैं लूं, तो सबसे ज्यादा सिजेरियन और लो वेट बेबीज कहां पैदा हो रहे हैं? नॉर्दर्न इंडिया। उसका सीधा इन केमिकल्स के यूज के साथ और इरैशनल अनसाइंटिफिक यूज के साथ वो जुड़ा हुआ है। तो जो हमारा जो दायरा है सोचने का, विचार करने का और मांगों को लाने का, सीधा मांग, जब उनको समझ आता है कि लो वेट बेबीज हो रहे हैं, सिजेरियंस हो रहे हैं ज्यादा। आज भी मेरा ख्याल अखबारों में खबर है, सिजेरियंस हर दूसरा जो डिलीवरी हो रहा है वो सिजेरियन से हो रहा है। बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, पब्लिक हॉस्पिटल्स में भी हो रहा है, हालांकि थोड़ा कम हो रहा है ऐसा। तो ये जो पूरी जो समझ बन रही, जो कैंसर के केसेस जो बनना पंजाब और हरियाणा में, और कहते हैं ना बीकानेर ट्रेन जो है जाती है, जो कैंसर ट्रेन कहलाती है, ये जो पूरी जो समझ पाना इसको, और उसको साफ लोगों के पास लेके जाना और उन लोगों को इकट्ठा कर पाना, उनके लिए लड़ना। तो आज सबसे पहला जो अपन कदम उठा रहे हैं करनाल, पानीपत और क्षेत्र में, इन वर्कर्स को यूनियन बनाना, उनके ये अधिकार कि डॉक्टरी मुआयना आपका हक है, आपको स्प्रेइंग मशीन जो मिले वो ऐसी मिले जिसमें, और आपको नॉलेज मिले। आपको उनको बनाया नहीं जाता, सिर्फ ट्रेडर से लेते हैं जो सारा किसान, और उसके ऊपर कुछ नहीं लिखा, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि कैसे किस टाइमिंग के ऊपर उसको अप्लाई करना है, किस टाइम पे नहीं करना, और उसका खमियाजा हम सब लोग भुगत रहे हैं क्योंकि सेफ फूड नहीं है और हमारी हेल्थ के ऊपर खासा इंपैक्ट है। कितना काम हुआ है हमारे ऑक्यूपेशनल और इस एरिया में, बहुत काम हुआ है। कितना काम हुआ है इस पूरी जो हेल्थ के जो मैं डायमेंशन जो साथ में जुड़ा हुआ है, जो फूड के साथ जुड़ा हुआ है। फूड इज हेल्थ, फूड इज मेडिसिन।
ये जो समझ बना पाना इस समय, और उसके बड़ा सिंपल तरीका मैंने बताया कि स्प्रेयर्स और फार्मर्स को समझ आए, ये उदाहरणों के साथ उनको इकट्ठा कर पाना, एक ऐसी लड़ाइयां जो कि संभव है, जो जीती जा सकती हैं, डोएबल है, तो अब उसी प्रायर वर्क के बिल्ड के ऊपर एक लार्जर स्ट्रगल या लार्जर संगठन बनता है, नेटवर्क बनता, उसको समझना, इस इतिहास को समझना कि कैसे फूड मूवमेंट जो बन रही है यहाँ पे, चाहे फिश वर्कर फोरम्स की हो, चाहे पेस्टोरलिस्ट की हो, चाहे वो एनिमल हस्बेंड्री के वर्कर्स की, उसकी डिटेल में जाने की जरूरत है हमें। यदि हम नहीं जाएंगे तो हम सही सबक नहीं सीखेंगे, हम सिर्फ सही समझेंगे कि बॉर्डर पे कैसे हमने जमा लिया अपने आप को, नहीं, उससे बहुत बड़ी ज्यादा उसके इन डीप जो समझ है। यदि मैं साथी संजय माधव ने एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात की, मैं तो पंजाब से आता हूँ और अमृतसर में पला हूँ, और मैंने तो ये देखा है कि वो जो आज उसका अपन जो सेकुलर यूनिटी जिसकी अपने अभी गुरुग्राम में हमें जरूरत पड़ी कि मुसलमान नमाज पढ़ पाए, तो सबसे पहले कौन आया? गुरुद्वारा। वो जो परंपराएं जिसकी मेंटेनेंस की हुई है वो, और जैसे कि मुजफ्फरपुर नगर की जो महापंचायत में हमने टिकैत को, राकेश टिकैत को नारा लगाते हुए कहा कि हिंदू मुसलमान इकट्ठा है, वो किसान है, ऐसी एकता पैदा कर पाना क्लास वर्गीय तौर के ऊपर या कम्युनिटीज की जॉइंट समझ के ऊपर, हेल्थ को कैसे उसको वो समझे। अभी यदि हुआ जब कोविड के दौरान तबलीगी के साथ कैसा हुआ, याद है ना, भूलो मत, माइग्रेंट्स के साथ क्या हुआ वो भूलो मत। ये जो याद रखवाना लोगों को, तभी वो राइट टू हेल्थ के लिए, कॉमन राइट के लिए लड़ने के लिए अपन उनका विचार बना पाएंगे, उनका जो है मजबूत कर पाएंगे इरादा। तो ये जो इस समय जो हमारे पास आइडियोलॉजिकल वर्क है, पॉलिटिकल वर्क है, इसको समझना बड़ा जरूरी है। मैं आगे बात को यदि करना चाहूं तो कम्युनिटीज के बीच में काम करना, ट्रेड यूनियंस हैं, हम लोग काम करते हैं, एरिया में काम करना पड़ेगा हमें उनके पानी, बिजली, बेसिक सर्विसेज के लिए। आज न्यू लिबरल के जमाने में सबसे बड़ी मांग होनी चाहिए, जैसे यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, हमें करनी पड़ेगी डिमांड यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ बेसिक सर्विसेज, एसेंशियल सर्विसेज। ये सोशल वेज है, वेज के साथ। तो मैं इसलिए ये जो एजेंडा है राइट टू हेल्थ को, जो एजेंडा है उसका कैसे निर्माण करें, इसके ऊपर हमें बहुत सोचने की जरूरत है। पब्लिक सेक्टर का उसमें रोल, पब्लिक सेक्टर इज रिस्पॉन्सिव, सेंसिटिव बने, बिल्कुल जरूरी है। लोगों ने इसीलिए शिफ्ट किया, तो जो है वो लड़ाई की पब्लिक सेक्टर जो है या स्टेट सेक्टर है, वो स्टेट कैपिटलिज्म का पार्ट तो है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, बट एट द सेम टाइम ये सेक्टर पीपल सेक्टर बने, उसकी लड़ाई भी जो है उसमें अपन कैसे योगदान दें, कैसे मूवमेंट को बनाएं और उसको निगेट नहीं करने दें। लोग, बहुत सारे लोगों ने निगेट करने की उसको कोशिश की गई, जैसे आज यूनिवर्सिटी से पूरा एजुकेशन प्राइवेट हो गया। आज 90% ऑफ द प्रोफेशनल एजुकेशन जो सीट है पूरी प्राइवेट है। यदि आप देखें, मैं उसके मुझे दूसरे मामलों में मैं चला जाऊंगा, इसी तरह से मेडिकल एजुकेशन के भी साथ। तो ये जो लड़ाइयां हैं हेल्थ और एजुकेशन की, जो लोगों ने भुगता है, पहले क्या होता था, अपन पावर्टी मेजर करते थे, किस तरह से करते थे, हम करते थे इनकम पावर्टी, बेसिकली कितना कैलोरीज फूड मिला, वो एक मेजर था। लेकिन आज मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जो कि हेल्थ और एजुकेशन को जो है आप देख रहे हैं। तो ये जो जितना जो डिस्कोर्स है, जो नरेटिव बना पाना हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, ताकि राइट टू हेल्थ का अपन उसको जीत सके। तो इक्विटी, सोशल जस्टिस को ध्यान में रखते हुए साथियों, और अपने सेक्टर को समझते हुए, क्योंकि इसकी कॉम्प्लेक्सिटीज बहुत हैं, और यदि आप सिर्फ उसको जो यदि इंटरनेशनल एनजीओ जो ह्यूमन राइट्स के लिए जो करती है, हेल्थ को एक तरह से ह्यूमन राइट के लिए ले जाता, लेकिन उन्होंने कभी इकोनॉमिक और सोशल राइट्स की जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको कभी इंटीग्रेट नहीं किया इंटरनेशनल लॉ, बल्कि उन्होंने उसको फ्रीडम की तरह देखा। हमने हमेशा इक्विटी एंड सोशल जस्टिस की तरफ देखा, जो ग्लोबल साउथ से अपन आते, क्योंकि उन्होंने डेमोक्रेटिक जो डेफिसिट था उसको पहले दूर कर लिया था। हमारे यहाँ तो जो बुर्जुआ डेमोक्रेटिक डेफिसिट है वो बहुत ही बड़ा अभी कंटिन्यू कर। पीपल्स डेमोक्रेटिक एजेंडा बना पाना हेल्थ में, राइट टू हेल्थ को एक्ट को सफल कर पाएगा, जो कि किसानों के ने कुछ हिस्से हद तक इसमें सफलता पाई है, क्योंकि उनका एजेंडा सही था, लंबा संघर्ष था, राइट, यूनाइटेड था और डिग इन था, दे डिडंट गिव अप। बहुत बार अपन गिव अप कर देते हैं, और सीखने की जरूरत है कि डोंट गिव अप, कंटिन्यू द फाइट,
and it is the intergenerational fight at times. फ्रीडम मूवमेंट के दौरान लड़ी गई उसी लड़ाई को अपन कंटिन्यू कर रहे हैं, and I hope the next set of generations will not give up this particular fight. They'll continue this particular fight. It's a part of the larger fight to transform this particular world, which is very unequal, which is very unsafe. I would say that now. It is not only unequal, it is very unsafe. To make this world safe, you require equality. You require system change. And I hope right to health is a minimum guarantee for that particular thing. Climate change, various diseases, all kind of things are going to grow. And I hope we are able to bring various movements together to say why right to health is important. Thank you, comrades. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू दिनेश, थैंक यू सो मच. और यहाँ आपने तो पूरा एक साथ ही सारी बातें बांध दी, तो ज्यादा कुछ उसे मतलब समराइज भी नहीं करना है. आई वुड रिक्वेस्ट कि अब जिन लोगों के कुछ सवाल है वो बता सकें, पर उससे पहले अगर हम चैट बॉक्स में देखें तो किसान आंदोलन को काफी ज्यादा मत अप्रिसिएशन मिल रहा है, लंबा संघर्ष की जरूरत है, लाल सलाम, और काफी कुछ लोग लिख रहे हैं चैट में, तो मेरे ख्याल से एक एक्साइटमेंट तो है इन सब चीजों को लेकर. अगर किसी का कोई सवाल हो तो बताएं. मैंने पहले देखा था कि बिरजू ने शायद अपना हाथ उठाया था, अगर उन्हें कुछ सवाल पूछना हो तो वो पूछ सकते हैं. बिरजू प्रसाद. अच्छा, वो अभी कुछ बोल नहीं रहे. हाँ, अनम्यूट कर सकते हैं. हाँ. और किसी को कोई सवाल पूछना है जो यहाँ पे बीटीआर भवन में हम लोग की एक मीटिंग चल रही है, यहाँ पे किसी को कोई सवाल पूछना है जो यहाँ पे कॉमरेड संजय माधव, अगर आप भी अपना वीडियो ऑन कर लें तो अच्छा रहेगा. कॉमरेड संजय माधव, संजय को भी वीडियो ऑन कर लें तो अच्छा रहेगा. संजय को भी वीडियो ऑन कर. उनको हाँ, तब तक किसी का सवाल हो दिनेश से तो वो यहाँ पे भी पूछ सकते हैं. पूछ सकते हैं. अच्छा, कनेक्टेड. अमूल्य का सवाल है. दिनेश अब्रोल जी, how you describe the heavy funding in health sector affecting voluntary health movement in India, like Kisan Andolan? So how would you look at it? See, देखिए, ये जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस या दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस जो कि एमर्ज हुई इस पूरे 90s में, खास करके उसमें बाहर से ये जरूर है, एक वर्ल्ड बैंक की कोशिश थी कि शिफ्ट करने का पब्लिक सेक्टर से एनजीओ सेक्टर में हेल्थ के चैलेंज को, चुनौती को. नो डाउट अबाउट इट. लेकिन बहुत सारे लोग जो यहाँ पे ज्वाइन किए, अमूल्या, मैं अपने पूरे अनुभव से, क्योंकि मैं 1980 से जुड़ा हूँ, जब ड्रग्स और उसका मेडिसिन का काम शुरू हुआ था, उस समय इनमें से बहुत सारे लोग प्रोग्रेसिव थे. हाँ, कुछ लोग डर गए हैं, नो डाउट अबाउट इट. आजकल FCRA का उनके ऊपर काफी तलवार लटकी हुई है, नो डाउट अबाउट इट. लेकिन प्रोग्रेसिव लोगों को इसमें शामिल हो पाना, और वे काफी शामिल थे उसमें, कुछ लोग वॉलंटरी भी कर रहे थे और कुछ लोगों को ये सपोर्ट भी मिल रहा था. बल्कि इस समय जो मेरी समझ है कि उनको जो है साथ डायलॉग हमें जारी रखना पड़ेगा. और वो बिल्कुल सही है कि उनकी अपनी प्रायोरिटीज बहुत सारी कई बार अलग हो जाती हैं, पर उसमें लेकिन हमारी प्रायोरिटीज जो हैं, यदि उनको इन्फ्लुएंस कर सकती हैं, तो अपनी प्रायोरिटीज यदि वी गेट देम राइट, इफ आई पुट इट, देन ये जो सोशल मूवमेंट्स जो कि बना रहे हैं, अपनी कोशिश कर रहे हैं, उनकी शिरकत को भी जीता जा सकता है.
लेकिन आधार जो है वो लार्जर जो क्लास मूवमेंट्स हैं, यदि वो अपना रोल प्ले करेंगी, जैसे कि हेल्थ है, मान लीजिए एजुकेशन है, ये हर वर्ग का मामला है, ये हेल्थ केयर वर्कर्स का मामला थोड़ा है सिर्फ जो है। इन मूवमेंट्स को जो है हमें सभी को एक इसका एजेंडा बनाना पड़ेगा, हेल्थ और एजुकेशन को एजेंडा बनाना पड़ेगा। तब ये जो वॉलंटरी सेक्टर जो है या उसके जो इशू बेस्ड आंदोलन कुछ मूवमेंट्स आई हैं उनके साथ तालमेल बिठाना आसान हो जाएगा यदि हम अपनी प्रायोरिटीज को यदि उसको पुख्ता कर पाए। और ये मेरा अनुभव बताता है कि हमने जब हमने एजेंडा सेट किया हेल्थ मूवमेंट में, और मैं पुराने अनुभवों से बात कर रहा हूं कि और उसको सेट करने के लिए वो उससे कोई बाहर नहीं जा पाया, उसकी परिधि से, उसके दायरे से जो है। उन्होंने उसी दायरे में परिधि में जो ये एजेंडा है राइट टू हेल्थ का जो पूरा है एजेंडा, ये सेटअप होना शुरू हो गया था फ्रीडम मूवमेंट के इमीडिएटली बाद उसमें। और बहुत सारे उसके अपने आज उसका मौका नहीं है बात करने का कि जो फॉल्ट लाइंस थी उसकी जो है वो एक उसमें अपना ही सब्जेक्ट है, उसको कैसे हमने हैंडल किया है और कैसे अपन यहाँ तो आज आप राइटवर्ड शिफ्ट देख रहे हैं तो कोविड का निदान जो है गोबर में ढूंढा जा रहा है ना। तो जो है ये इस तरह का चुनौतियां, लेकिन उसमें से बहुत सारी और सेक्टर्स में जो नॉलेज थी, पीपल्स नॉलेज थी, उसको कैसे अपग्रेड करना, वेरीफाई करना, उसको करना, उसको इंटीग्रेट करना, वो सारी संभावनाएं जो कि पॉसिबल थी, और वो जो है उस सेक्टर के साथ भी डिवाइड था, उसमें भी उनके साथ भी हमें डायलॉग करना पड़ा। तो जैसे कि आज सभी लोग जानते हैं 60% ऑफ जो मॉडर्न मेडिसिन है वो प्लांट से आती है ना, ये शायद लोग साथियों को मालूम नहीं हो। तो कैसे इन सेक्टर्स के साथ डायलॉग करना है वो बहुत जरूरी है। तो हमारी अपनी आइडियोलॉजिकल और पॉलिटिकल समझ कैसी है, कैसे अपन जो एकजुटता बनाते हैं, जैसे कि मैंने किसानी के आंदोलन में बनाया, उसी तरह से अलग अलग वर्गों में और बायोमेडिकलाइजेशन जैसे हो रहा है। मैं तुम्हें बताऊं कि हेल्थ का जो है बहुत बड़ा, उसके पीछे कौन है, जरूरी नहीं कि वॉलंटरी सेक्टर है उसके पीछे, आई नो, मैं उसके पीछे बहुत सारी और ताकतें हैं। और यदि इनमें से यदि अपन आज इन सभी को इकट्ठा करना है तो हमारी अपनी सोच समझ आइडियोलॉजिकली पॉलिटिकली यदि सही है तो मेरा ख्याल है उस परिधि से कोई बाहर नहीं जा पाएगा। डिवाइड्स होना, डिफरेंसेस होना, डाइवर्जेंसेस होना बहुत कॉमन चीज है, वो कोई बड़ी बात नहीं है, उसको हैंडल किया जा सकता है, सीखा है हमने। और यदि आज इकट्ठे हों, पीपल्स हेल्थ मूवमेंट जो अपनी है, उसमें आप वो सारे डाइवर्जेंसेस देखते हैं। मुझे मालूम है मूल्या के मन में, दिमाग में क्या चीजें हैं, लेकिन मैं उसको कह रहा हूं कि हमें डील करना होगा, हमें एंगेज करना होगा, और अपन कर सकते हैं, हमारे में वो ताकत है यदि अपन सही तरीके से आइडियोलॉजिकल समझ और अपनी इस समझ को सामने लोगों के साथ ले पाए, और फिर होंगे, यूनिटी भी बनेगी, डाइवर्स व्यूज की बनेगी। लेकिन वो ठीक है, वही जरूरी है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम लेके हुए बढ़ते हुए आगे चलना होगा। धन्यवाद। थैंक यू दिनेश। हाँ, फ्लोर से क्वेश्चन है एक। हाँ रमन आप, हाँ अच्छा एक रहना चाहिए ना जिसमें ताकि बाकी सभी साथी भी आप यहाँ पे आके पूछ लीजिए। हाँ तो मैं जो है एक जो क्वेश्चन था हाँ। कि हम हेल्थ सेक्टर की जब हम बात कर रहे हैं और एग्रीकल्चर सेक्टर की हम बात कर रहे हैं, इसका एक कंपैरिजन करना बहुत जरूरी होगा जब हम लर्निंग की बात करेंगे। तो एक तो फेयरली सिंपल स्ट्रक्चर है जिसमें वो प्रोडक्शन और यूटिलाइजेशन से जुड़ा हुआ सेक्टर है एग्रीकल्चर, वेर इन जो हेल्थ सेक्टर की मूवमेंट और हेल्थ सेक्टर की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो प्रोड्यूसर्स एक जगह वो है, उसके अंदर जुड़े हुए लोग हैं, सर्विस प्रोवाइडर है, गवर्नमेंट है, यूजर है, और अलग अलग उसका जो मल्टीट्यूड जो होता है उसमें इस मतलब यदि हम देखें इंडिया में शुरू हो रहा था तब से लेकर के यूपी, छत्तीसगढ़, झारखंड और अब दिल्ली, इन सब तमाम सारी जगह हम जब देख रहे हैं जो ऑर्गेनाइजिंग
फॉर हेल्थ उसकी एक सॉफ्ट और हार्ड नेचर संघर्ष में है। वही जो एक ही जो सोच वाली लोग हैं उन्हीं को ही हम जोड़ पाए हैं। जो सोच की आपस में जो विघटन होता है या आपस में जो मतलब जिनकी टकराव होता है, उन सारे लोगों से डायलॉग करके एक बड़ा मूवमेंट अभी तक खड़ा नहीं हो पाया। तो किसान मूवमेंट के अंदर ऐसी क्या लर्निंग है कि हम अलग अलग जो विचार की लोगों को एक साथ जो लाने में हम कामयाब हुए, वो लर्निंग कहाँ पे किस तरीके से हम हेल्थ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, जो मैंने रमन डेट मैंने इसी को सबसे पहले शुरुआत की कि ये अलग अलग फसलों को उगाने वाले किसान थे, अलग अलग प्रोडक्ट्स को प्रोवाइड करने वाले लोग थे इसमें, और वैल्यू चेन है वहां भी, एग्रीकल्चर में भी बहुत सारे, सरकार भी है, प्राइवेट सेक्टर भी है, आड़ती भी हैं, छोटा किसान बड़ा किसान सब हैं ये लोग। लेकिन उनके लिए एक जो कॉमन मिनिमम एजेंडा जो तय हुआ उसका कुछ मैंने विश्लेषण जो रखा कि उसमें सबक, जैसे मैंने दवाओं के इर्द गिर्द के आंदोलन की जो शुरुआत प्राइसेस पे हो या अवेलेबिलिटी हो, एक्सेस के, वो किन लोगों ने उठाया उसको। इसी तरह से यदि आज देखें आप, यदि आज फूड में भी देखें ये, क्योंकि अभी भी फार्मर्स मूवमेंट की चुनौती कहीं कम नहीं है। मैं बताऊं आपको, अभी आपने डिफेंसिव बैटल बढ़ी है कि सरकार हमारे साथ रहे, कॉर्पोरेट्स के ऊपर ट्रांजिशन ना हो। एग्रीकल्चर बहुत बड़ा क्राइसिस में है, जैसे हेल्थ क्राइसिस में है, एग्रीकल्चर इज इवन इन अ बिगर क्राइसिस आई वुड से एज फार एज दिस कंसर्न। अभी आज एग्रेरियन क्राइसिस में हम बात नहीं कर रहे हैं, उसकी यदि आधारशिला है, हमने अपनी सॉइल डिग्रेड की है, वाटर डिग्रेड किया है, हमने एयर पोल्यूट की है, जिसके साथ हमारी प्रोडक्टिविटी का क्राइसिस है, बहुत बड़ा क्राइसिस है। उसको समझ पाना, और पूरे जो प्रोडक्शन रिलेशंस जो चेंज हुए हैं, एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म शुरू हुआ है, टेनेंसी के ऊपर है। यदि आज करनाल पानीपत में मैं आपको उदाहरण दूं, 60,000 रुपया प्रति एकड़ ठेके पे जमीन ली जाती है, और जो इनकम है उससे वो आधी भी नहीं, इंडेटेड है, कर्जे में जा रहा है किसान, पूरा मजदूर जा रहा है। तो उसकी भी चुनौतियां कम नहीं है उस आंदोलन की, और जो है, लेकिन दक्षिणपंथी सरकार को पीछे हटा पाना, जब हम कॉर्पोरेट एनक्रोचमेंट नहीं होने देंगे, सरकार हम चुनेंगे और सरकार हमारे साथ रहेगी, जो हमारे साथ सुनेगी, वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसी तरह से मैं कह रहा हूं, राइट टू हेल्थ में भी जो वर्कर्स थे, जब पब्लिक सेक्टर की मैंने उस समय रमन बात की, मैं रिमेंबर, मैं प्रेसिडेंट था CSIR साइंटिफिक वर्कर्स एसोसिएशन का, जब ये मामला जब बन रहा था कि भाई ये अभी जो है प्राइवेट हेल्थ सेक्टर को दे दो, CGHS खत्म कर दो, ये सारी मांगे उठी थी और गए भी लोग, पार्टली लोग चले गए। अब ज्यादातर अपोलो जाते हैं, अब जो है राममनोहर लोहिया के आगे जाना पड़ता है, थोड़ा लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ता था ना, CGHS पास होता था। तो ये मंजूर नहीं था इस एलीट को, लेबर एरिस्टोक्रेसी जो थी। लेकिन आज रिच पेजेंट ने, आज पंजाब के पेजेंट ने 23 फसलों की फसल मांगी, धाम मांगा है सबके लिए APMC मांगी है। यदि आज हमारा जो प्रिविलेज सेक्शन है लेबर में, उसको अपनी आइडियोलॉजिकल समझ ठीक रखनी पड़ेगी। जैसे मैंने कहा कि फार्मास्यूटिकल वर्कर से बहुत सीखने की जरूरत है। अमिताभा बैठा है सामने, मुझे मालूम है 80 से लेकर उन्होंने लड़ाइयां, अपनी जॉब उनकी खतरे में थी, और इन साथियों ने लड़ाई लड़ी और लंबे हित के लिए लड़ी, लॉन्ग टर्म। और आज यदि इंडिया फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड गिना जाता है, तो मैं श्रेय दूंगा फार्मास्यूटिकल वर्कर्स को, बहुत बड़ा श्रेय दूंगा मैं उस मामले में। पता नहीं लोग साथियों को, क्योंकि इतिहास नहीं मालूम है हमें, तो हम तो दैट्स लाइफ फॉर अस, वी हैव लिव्ड दैट पर्टिकुलर मोमेंट एज फार एज इज कंसर्न। वो रोल है जो ट्रेड यूनियन मूवमेंट के लिए बहुत बड़ा सबक है, वो जो है। मैं सोचू एक बार शायद इस सवाल का जवाब कॉमरेड संजय माधव भी दें तो बिल्कुल अच्छा, बहुत अच्छा होगा। हाँ, एक अक्रॉस यूनिटी, रमन का यही सवाल था कि अलग अलग लोगों को जोड़ के यूनिटी कैसे बन पाई, क्योंकि मेरे ख्याल से सबके दिमाग में वही सवाल एक अहम है। तो आप बताएं।
हेलो, हाँ, आवाज आ रही है? हाँ संजय, आवाज आ रही है आपको? आ रही। वो जैसा ज्योत्सना दिनेश जी ने कहा कि वो यहाँ भी था, अलग अलग तरह के किसान हैं, अलग अलग इलाके हैं, फसलें भी अलग अलग बोने वाले किसान हैं, लेकिन जो मिनिमम जो एजेंडा जो है, न्यूनतम कॉमन प्रोग्राम जो है ना, एजेंडा, जैसे सबसे पहले जो बात कॉमरेड दिनेश ने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया कि जो मुद्दा था उसका पूरा का पूरा उसकी जड़ में गए किसान, उसकी पूरा का पूरा, जैसे उसकी जो क्या उसकी जो नीतियों के परिणाम होने वाले, उसको पहले लीडरशिप ने अच्छे से समझा। और खासतौर पर जो हमारे किसान सभा के जो लीडरशिप है, उसको तो पहले से ही बहुत लंबे समय से, जब से ये नई आर्थिक नीति आई है, तब से उनके ऊपर पूरा स्टडी जो है हमारे पूरे लोगों का था, और लगातार इसके बारे में बहुत सारी चीजें लगातार हम लोग जनता के सामने रखने की कोशिश कर रहे थे। और उन चीजों को ही जो है लगातार, जैसा बताया कि जो 14 से पहले भी, उसके बाद भी लगातार उसको जो है हमने ज्यादा से ज्यादा उसको ब्रॉडर अखिल भारतीय किसान संघर्ष समिति बनाई, उसमें पहले रखने की कोशिश की। और उसके बाद कुछ चीजें जो सबको प्रभावित करती थी, न्यूनतम समर्थन मूल्य का सवाल है, ये जो खेती किसानी के जो जमीनें जो छीनने का सवाल है, और जैसे उनको कुछ चीजें ऐसी चिन्हित की जो सबको प्रभावित करने वाली थी। ऐसा न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है, वो ऐसा सवाल है जो सबके लिए जो है इम्पोर्टेंट था बराबर में। जो उसके बाद में जैसे वो था, भाई आपके पास अपील कहाँ करेंगे आप, कलेक्ट आपको जो है कोर्ट में नहीं जाएंगे आप, तो कलेक्टर तो हर आदमी को अपील चाहे वो किसी भी जो है किसान का कोई भी वर्ग, उसको ये अपील करता था यार ये क्या हो रहा है भाई, क्या आप कोर्ट में नहीं जा सकते, आप तो पूरी तरह डिपेंडेंट उस पर। तो कुछ चीजें जो उनको पहचान करना आंदोलन में, कि कौन सी वो चीज है जो सबको समान रूप से, उन मुद्दों की पहचान करना, उनके पीछे तर्क को जो है तैयार करना, उसके आधार पर एकता बनाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा आपने बताया, आपके इस बहुत सारे, बहुत बड़ा क्षेत्र है स्वास्थ्य का क्षेत्र, तो उससे भी ज्यादा एक बड़ा और बहुत महत्वपूर्ण फील्ड है। इसमें और भी ज्यादा डाइवर्सिटी है, और बहुत सी चीजें इसमें ज्यादा, इसलिए मेरे ख्याल से इसका जवाब जो है बहुत ही, दिनेश जी ने जो एक्सप्लेन किया है उसके वो काफी पर्याप्त है, उसमें कोई और ज्यादा जोड़ने की मेरे ख्याल गुंजाइश नहीं है। ओके, थैंक यू। एक हाथ उठा हुआ है अनिल शर्मा जी का। अनिल, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, अनम्यूट करते हैं। सॉरी, ये थोड़ा हम लोग हाइब्रिड मीटिंग कर रहे हैं, तो उसमें थोड़े से ग्लिचेस टेक्निकल कभी कभी आ जाते हैं। अनिल, आप अपने आप को अनम्यूट करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। अनिल, हाँ जी। हेलो। अनिल, आप पूछिए। हेलो। हेलो। हेलो, हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, नहीं, मेरा सवाल तो बिल्कुल सिंपल सा ये था कि भाई जो हम हेल्थ मूवमेंट और किसान मूवमेंट को जो जोड़ करके देख रहे हैं, तो क्या इसमें स्ट्रक्चरल जो सवाल आएंगे कि वो कितने एक दूसरे को प्रभावित करेंगे, और दूसरा बाजार वाला सिस्टम कितनी चीजों को प्रभावित करेगा? ये दोनों साथी में से कोई भी साथी जवाब दे सकता है, दिनेश जी भी, ये भी, क्योंकि बाजार भी चीजों को बहुत प्रभावित कर रहा है। तो हेल्थ सिस्टम में एक अलग किस्म से करता है और एग्रीकल्चर सिस्टम में एक अलग किस्म से। कॉमरेड माधव, आप पहले लेंगे। दिनेश जी को बोले। अच्छा, नहीं, हेलो। हाँ, सवाल पूछा है, माफ करिएगा, मैं म्यूटेड था, अनम्यूटेड हूँ। हाँ जी, जो
देखिए, हेलो, हाँ जी, क्या आवाज पहुंच पा रही है? हाँ, ठीक है। अच्छा, यदि पहुंच पा रही है तो मैं शुरू करूंगा कि जो पूरी लड़ाई थी कि बाजार रेगुलेटेड रहे, एपीएमसीज जो थी वो रेगुलेटेड मार्केट्स हुआ करती थी, कोई भी ट्रांजैक्शन होती थी तो वो वहां पे रजिस्टर होती थी, वहां पे कमेटी है, डेमोक्रेटिकली जॉइंटली वर्कड आउट कमेटीज जो हैं वो मंडी को चलाती हैं, और उसी व्यवस्था को आगे और पुख्ता करने की कोशिशें होती रही हैं लगातार, लेकिन उसको जिंदा रख पाना, वो उस चुनौती को इस किसान आंदोलन ने उठाया था। इसी तरह से हमारे पीपल्स हेल्थ मूवमेंट को स्टेट का रेगुलेशन रहे, स्टेट का उसमें इतना पार्टिसिपेशन हो कि वो सारे बाकी लोगों को जो है, बाकी जो एलिमेंट्स हैं, जो बाकी एक्टर्स हैं, उनकी पॉलिसीज को, उनके कंडक्ट को, उनके परफॉर्मेंस को इन्फ्लुएंस कर सके। सबसे पहली बड़ी चुनौती है उस एजेंडा को रेगुलेशन कैसे हो उसका है। दूसरा जो है पार्टिसिपेशन बढ़ाना, पब्लिक सेक्टर को स्ट्रेंथन करना। इंश्योरेंस वाला रास्ता नहीं है, उसका सही हमने जवाब दिया है लगातार कि भाई इंश्योरेंस के बेसिस पे प्राइवेट सेक्टर को आप स्ट्रेंथन जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही नहीं है। तीसरा जो हमने इसको बाजार को अव्यवस्थित भी कर सकते हैं, यदि अपन आज जो दुकानें खुलती हैं, यदि हमारे बेसिक राइट्स हों, वाटर के राइट्स के, लाइवलीहुड के और फूड के, ये बहुत सारी दुकानें बंद हो सकती हैं, मैं बता देता हूँ आपको। तीसरा, चौथा जो है ये जो ओवर स्पेशलाइजेशन हो जाना, पूरा जो टर्शरी सेक्टर का जो है प्राइमरी हेल्थ केयर को स्ट्रेंथन कर पाना, उसके एजेंडा को उठा पाना, तो ये जो है टर्शरी सेक्टर चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि नई टेक्नोलॉजीज यदि आई हैं तो अपन उसको ना करें, लेकिन ये पूरी टेक्नोलॉजीज कमर्शियल इंटरेस्ट के साथ जब इम्प्लीमेंट की जा रही है, अरे आज तो आपकी सबसे बड़ी चुनौती है फोर्टिफाइड फूड चाहे मिले ना मिले, लेकिन आयरन उसमें है, फोर्टिफाई करके जो है उसको बेचना। 25% आपकी जो मार्केट है वो उनके हाथ में चली गई जो है। ये जो बाजार लगातार एनक्रोच कर रहा है हर चीज में, फूड में, न्यूट्रिशन में, वाटर में, सैनिटेशन में, प्राइवेटाइजेशन में, पूरा जो है इसको, इसके ऊपर नजर रख पाना, इसको कंट्रोल करना और इसमें जो लोकल कम्युनिटीज अपने आप को सेल्फ ऑर्गेनाइज कर सके। मैं गुड़गांव में काम कर रहा हूँ इस समय पानी के ऊपर जो है, लोगों को कैसे इकट्ठा करना, अपना रेन वाटर हार्वेस्टिंग कंजर्व करना, स्ट्रीट रेन वाटर हार्वेस्टिंग को कैसे इकट्ठा करना, ताकि अपन अपने पानी के ऊपर कंट्रोल रख पाए। कम्युनिटीज का, कलेक्टिव्स का, जैसे कोऑपरेटिव्स का एग्रीकल्चर में बहुत बड़ा रोल होने वाला है, इसी तरह से हेल्थ में भी होना है। हेल्थ जो प्रोड्यूस करना जो है, वो सर्विसेज जो हैं उसको कैसे प्रोड्यूस करना है, उसके कई डिटर्मिनेंट्स हैं, उसको समझने की जरूरत होगी। कैसे शिरकत होगी, यदि अपन कहें अपनी लिमिट कर देंगे अपनी लड़ाई को कुछ मांगों तक, तो ऐसा लगेगा कि भाई यह लड़ाई तो जो है यार, कम्युनिटीज तो लड़ नहीं सकती, वर्कर्स तो लड़ नहीं सकते, किसान तो लड़ नहीं सकता। मैं कहता हूं कि यदि आज इस देश के हेल्थ को और एजुकेशन को यदि ठीक कोई कर सकता है तो यही वर्ग कर सकते हैं। जो ऊपर का उच्च वर्ग तो जो है वो तो चाहता ही नहीं कि वो जस्टिस मिले और इक्विटी मिले हेल्थ में। माफ करिएगा, मैं ये व्यू रखता हूं, चाहे हालांकि मेरे साथ कुछ हो सकता है साथी जो है डिफर भी करें इसके ऊपर। जिन वर्गों को अपने लिए इक्वल और सोशल जस्टिस चाहिए, उसको खड़ा करना पड़ेगा, आपको उनको मोबिलाइज करना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। तो बाजार के ऊपर सबसे बड़ा अंकुश तो वही हो जाएगा मेरे साथी उमेश भाई, जो है। तो यदि वो अंकुश बन जाता है तो मैं तो कहूंगा कि क्यों नहीं लैंड राइट्स के साथ जोड़ा जाए। किचन, पोल्ट्री, बैकयार्ड हुआ करती थी ना, सब्जियां उगा पाना। मैं तो आज पंजाब और हरियाणा में पेड़ नहीं देखता, आज कोई किचन गार्डन नहीं है। यदि आज आपको मेडिसिनल प्लांट्स किए जा सकते हैं, आज पोषण वाटिकाएं हैं जो, जिसका सरकार ने जैसे स्कीम, हमने कभी लिटरेसी का फायदा उठाया था, हम इसका भी फायदा उठा। तो कैसे आप हेल्थ को देखते हैं वो बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। उसके लिए बहुत सारे आजकल आंदोलन हो रहे हैं। मिड डे मील को बचा पाना स्कूल में बच्चों को, ये सारे हेल्थ के, राइट टू हेल्थ के
आंदोलन के हिस्से हैं। तो मैं इसका जो व्यापक तौर पे जो कि लोग जिसको देखते हैं जैसे उनके लिए वो हेल्थ है, वो फूड एंड न्यूट्रिशन, उसको समझ पाना। और सिर्फ मैंने तो पेटेंट की भी लड़ाई लड़ी है, बैनेबल ड्रग्स की भी लड़ाई लड़ी है, हाँ, और दूसरे बहुत सारी सर्विसेज मुहैया हो उसकी भी लड़ाई लड़ी है, लेकिन साथ में जुड़ते रहे हैं। और ये जो आंदोलन है, एक नया दुनिया को कल्पना करना जो है, वो तभी संभव है जब हमारी सोच विचार में भी वो दुनिया आ जाए वन हेल्थ का। सोशल डिटर्मिनेंट्स कहाँ बचा? मैं इसी पे रुक जाता हूँ, लंबे जवाब हो सकते हैं लेकिन जरूरी नहीं कि लंबे जवाब इस समय जरूरी है। या आप यही, व्हाई डोंट यू कम हियर, एक हम लोग उनके लिए और सवाल है, और शायद ये हम आखिरी सवाल लेंगे आज, क्योंकि उसके बाद फिर हम लोगों को ऑर्गेनाइजेशनल Only for the fact actually, from the Dinesh was actually mentioning about the larger class unity, which is actually developed during this, certain moment of growth. And in fact, it is actually a fact that, even the BJP or, those who want to basically divide the workers couldn't actually do it ahead of the factory gates or anything, actually. That is it. That was quite, evident even before also. But the lesson from, one single lesson, if you want to basically take it from the lesson movement for the time being, is that it is like it could actually withstand the communal polarization exercise which the mainstream party was actually doing all through. That is it. So see see, I was actually mentioning about this because especially because there were mention about CMP, all that actually. See, what the one thing which we should understand is that both the mainstream parties, in fact, were promising what agriculture reforms in agriculture just before the parliament election, actually, even in 2019. So I think I also remember that while this RSBY, Rashtriya Swasthya Bima Yojana, while it actually came up in UPA 2 period, in fact, I was part of the Kerala planning board then. We in fact opposed it. We in fact suggested to them that why don't you go for a universal health like public health program, unlike an insurance route, which would actually be incentivizing the private sector. That is it. So I think a CMP, if you are actually envisaging on those lines, how much of consensus you would be able to make on those lines, I'm not very sure about it. But on the other hand, class unity, of course, it is something which is to be tried out. That is it. Which is on the precise ground, like what the lessons from the peasant movement is actually. So I think JSA should actually be trying for even larger movements, which actually builds up a class narrative towards health also. And it is obvious in health. That is it. In a sense, like this government even tried to basically privatize vaccinations. Can you imagine? That is it. They tried for 25%. Ultimately, even after the Supreme Court intervention, they basically kept 25% of the vaccinations for the private sector, and the offtake is just 7% in this country. So I think it is more evident. We should be confident to build larger class mobilizations even in JSA, even under JSA. That's the only thing. मेरे को कॉमन अनियन से कोई अंतर ही नहीं है उनकी बातचीत से कि उनके साथ, लेकिन मैं जो ये देख रहा हूँ संभावना जो है कि लार्जर वर्कर प्रेजेंट यूनिटी जो है, जैसे कि हमने ऊपर एस्टैब्लिश की है अभी इस बार, वो काफी उसकी योगदान भी रहा है, जो पूरे उसको हमें नीचे तक ले जाने में भी बहुत संभावनाएं हैं उसकी, मैं कहूँगा। आपने जो मैं कुछ उदाहरण दे रहा था, यदि उसको हम सोचें आज, यदि जो है कि यदि हेल्थ केयर के मामले को अपन लंबे बड़े दायरे में देखते हैं, तो मैंने उसमें उदाहरण भी कुछ दिए कि कॉमन्स में थोड़ी लैंड जो है, जो ऑक्शन की जाती है, उसमें पहले अधिकार हो कि दलित वर्गों का, भूमिहीन का,
जो ऑलरेडी वहां पे रिच है, ये एजेंडा भी यदि जोड़ लिया जाए, सब जगह पे ये कॉमन ऑप्शन किए जाते हैं। मैं एक छोटी छोटी डिमांड तो लेटर वहां पे एग्रीकल्चर वर्कर और जो किसान की जो है यूनिटी बनना संभव है। नंबर 1, आज जो है बहुत बड़ा जो इनकम है पशुपालन से आता है, मजदूरी से आता है, पशुपालन से आता है। यदि इसके लिए फैसिलिटीज क्रिएट कर पाना, वर्कर प्रेजेंट यूनिटी नीचे पे बन सकती है। यदि आप अर्बन और रूरल के कनेक्शन को देखें, आप इसमें यदि हेल्थ में सबसे बड़ी जो कनेक्शन आ रहे हैं कि जो इस समय पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज है, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स जो हैं, उसको यदि ताकत पहुंचा पाते हैं, उसकी लड़ाई को यदि अपन इकट्ठे ले पाते हैं, तो रूरल अर्बन यूनिटी जो है, सारा जो कभी डिवाइड किया जाता है कि बाहर का आदमी आ गया, और केजरीवाल ने कहा था ना कि ये जो है हमारे बेड्स जो हैं सारे कोविड के दौरान, यदि याद हो जिन साथियों को, कि वो जो भर दिए गए हैं दिल्ली के बाहर के लोगों से। ये जो डिवाइड है, जो इनइक्वालिटी है, इसको लड़ना संभव है। बहुत सारे जो इम्बैलेंसेस हैं, उसकी लड़ाई लेना भी हमारे लिए संभव है। और यदि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो है ऑलरेडी किसी हद तक हेल्थ में इवॉल्व भी हुआ है ओवर द पीरियड, मैं ये कहूंगा। ऐसा नहीं है कि वहां पे अपन जीरो पे चालू है, अपन वहां पे भी अपन काफी आगे बढ़े हैं। जैसे कि पीपल्स हेल्थ मूवमेंट ने आंदोलन चलाए हैं बहुत बड़े, जैसे आपने राष्ट्रीय बीमा। और मैं आखिर में जो कहूंगा, केरल का उदाहरण दूंगा उससे, क्योंकि बातें और भी लंबी हो सकती हैं। आपने जो विलेज हेल्थ प्लान, पीपल्स प्लान के दौरान हमने जो वहां पे जो खड़े किए, अपने स्ट्रक्चर्स जो खड़े किए हैं, सबसे बड़ा उसका फायदा, यदि मैंने आइजक की भी किताब पढ़ी है, मैंने इकबाल के साथ भी बात की है, आइजक के साथ भी बात की है, इन सभी साथियों सबसे ज्यादा जो फायदा हुआ था वो हेल्थ के लिए हुआ था और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हुआ था। यदि आप उसमें देखें, मैं आखिरी बात कहने वाला हूं, ज्योत्सना का इशारा है कि सही इशारा है, समय की पाबंदी है, तो यदि आप देखें तो उसमें यदि आप देखें, आज सबसे बढ़िया रिजल्ट तो केरल के हैं मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स में। यदि आप जो है देखें, है ना, नंबर 1 पे है केरला स्टेट। तो वो जनतांत्रिक आंदोलन का सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण है कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम वर्कर प्रेजेंट यूनिटी के अराउंड कैसे बिल्ड किया जाता है, क्या एजेंडा हो सकता है। मेरा ख्याल केरल से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। हाँ, जो साथी यदि नहीं, जो रमन बैठा है, केरल शास्त्र साहित्य परिषद का साथी है, जिन्होंने ये लड़ाइयां लड़ी और समझी। पीपल्स हेल्थ प्लान का जो ओरिजिन ही हुआ वो केएसएसबी के आंदोलन से शुरू हुआ। तो ये जो बड़ी लड़ाइयां जो लड़ी गई हैं, उसके जो अपने यदि आइडियोलॉजिकल सोर्सेज को यदि आप एनालाइज करेंगे, तो आपको कहीं ना कहीं रास्ते बनते हुए दिखते होंगे। शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और अभी तक जो भी साथी जूम पे ज्वाइन किए हुए हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। काफी इंटरेस्टिंग डिस्कशन रहा। थैंक यू कॉमरेड संजय माधव, थैंक यू दिनेश ज्वाइन करने के लिए। आप लोगों के कोई आखिरी वर्ड्स हो तो बताएं, कॉमरेड संजय माधव स्पेशली, जो हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं पिछले 2 घंटे से जूम पे, एंड देन वी विल फिनिश ऑफ। या धन्यवाद ज्योत्सना। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से जनता के सभी हिस्सों ने मिलकर के इस किसान आंदोलन को सहयोग दिया है, किसानों ने, साथ में मजदूरों ने, तमाम लोगों ने, उसी प्रकार से आगे भी सहयोग को जारी रखें। और ये जो आपस में जो सहयोग है, कोई एक लड़ता है, बाकी सारी टॉयलिंग मासें इसको सपोर्ट करती है। जिस तरह स्वास्थ्य अभियान को आप आगे बढ़ाएं, किसानों का जो मूवमेंट है वो इसके साथ में सपोर्ट, सही कहा कमेंट दिनेश ने, किसान मजदूर जो है वो साथ जुड़ेंगे, तभी ये जन अभियान जो है वास्तव में बन पाएगा और वो सारे एजेंडा को भी चेंज करने का काम कर सकते हैं। उस तरफ आगे बढ़ने की जरूरत है। जो भी आप लोग इस बारे में हमारे लायक कोई होगा, हमें जो भी आप जिम्मेवारी देंगे, तो हम आपके साथ में कंधे से कंधा मिला करके उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे अपने बीच में आकर अपनी बात रखने का मौका दिया। धन्यवाद ज्योत्सना, धन्यवाद कॉमरेड दिनेश, और सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू कॉमरेड माधव, थैंक यू दिनेश, संजय धन्यवाद। हाँ, थैंक यू कॉमरेड। ठीक है। हाँ, अब हम लोग अपनी ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग की तरफ जाएंगे, और जो एक मिनट, और जो भी साथी, काफी साथी तो हम लोगों के साथ यहाँ पे बीटीआर भवन में मौजूद हैं। और मैं बस बता दूं, आइडिया है कि हम लोग एक हेल्थ कैंपेन फॉर राइट टू हेल्थ दिल्ली में इसको लेके काम करें,
जो भी और साथी अभी वेबिनार ये हमारे इसमें जुड़े हुए हैं, वो चाहते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन को लेके, ये सब इस प्लानिंग को लेके ज्वाइन करने के लिए, वो बता दें, हम उनको जूम पे ही ज्वाइन करवा लेंगे पैनलिस्ट मोड में। और अदरवाइज जहाँ तक पैनल डिस्कशन का सवाल है, हम इसको खत्म करते हैं। थैंक यू एवरीवन। आई हैंड ओवर टू रिचा नाउ, who will be chairing our next session for the planning for Right to Health campaign for Delhi. Yeah. And the listeners can have a cup of tea, all those people who have joined us on Zoom. We have started our tea here. Yeah. So, Richa, please. हाँ. जो साथी ऑनलाइन जुड़े हैं, हम बस थोड़ा सा वक्त चाहते हैं, आप सबको पैनलिस्ट्स में वो कर देंगे, तो सभी लोग डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बस 2-3 मिनट का वक्त दे दीजिएगा। हाँ, अगर जो ज्वाइन कर रहा है वो प्लीज अगर एक मैसेज डाल दे चैट बॉक्स में कि आप ज्वाइन कर रहे हैं, तो थोड़ा इजी हो जाएगा ऐड करना सबको। ज्वाइनिंग लिख दीजिए बस। हाँ, बेसिकली दिल्ली, हाँ मतलब दिल्ली में राइट टू हेल्थ प्लान करने के लिए कैंपेन टुवर्ड्स दैट। थोड़ा और पास आ जाए क्या, 2 मिनट हो जाए, ठीक है यार। हाँ, थोड़ा सामने आ सकते हैं, बेटर होगा। हाँ, यहाँ जो प्रदर्शन हो जाए तो थोड़ा सा, और ये थोड़ा सर भाई आइए। मेरे ख्याल से सब अपना वीडियो भी ऑन कर सकते हैं, ताकि क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक बड़ा स्क्रीन है, तो जो यहाँ पे आए साथी हैं वो भी देख पाएंगे। हाँ, मैंने हाँ अभिषेक को भी आई थिंक
हाँ, साथियों जो जुड़े हैं हमारे साथ ऑनलाइन, तो एक राउंड ऑफ इंट्रोडक्शन, क्योंकि यहाँ हमारे साथ DTR भवन में फिजिकली बहुत सारे साथी जुड़े हैं, तो हम चाहेंगे कि सब एक तरफ से अपना इंट्रोडक्शन दे दें। बहुत सारे नए साथी भी हैं, कुछ पुराने साथी हैं, तो हम लोग एक राउंड ऑफ इंट्रोडक्शन करके, और साथ ही जो हमारे वेब पे जुड़े हुए साथी हैं उनसे भी कहेंगे कि आप एक बार अपना अनम्यूट करके इंट्रोडक्शन दे दें। पहले आप ही से शुरू करते हैं, तो जो भी अपना इंट्रोडक्शन दें अनम्यूट करके शुरू करें। नहीं, पहले ऑनलाइन जो है वो भी करना है, सबको करना है। जी मीरा दी, मीरा दी आप शुरू करेंगे? कैन मीरा दी अनम्यूट? करती हूँ। जी जी। I think Meera is trying to speak. So, should I speak now? Hello? अच्छा, तो ठीक है, तो फिर यहाँ से शुरू करते हैं। मेरा नाम ऋचा है और मैं जन स्वास्थ्य अभियान से जुड़ी हुई हूँ। उनकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, तो यहाँ पे जो साथी है वो अपना एक बार तारुफ करा देंगे। तो मैं साथी रमन से। जी, मैं रामन है और दिल्ली में जो जन स्वास्थ्य अभियान जो काम कर रहे हैं उस पे मैं जो कोर कमेटी है उसको मैं मदद करता हूँ, तो उसके अंदर तो नहीं, लेकिन जितना सहयोग चाहिए वो देता हूँ। और पब्लिक हेल्थ रिसोर्स नेटवर्क की कन्वीनर हूँ और दिल्ली साइंस फोरम की ओर से मैं दिल्ली जन स्वास्थ्य अभियान में हूँ और क्या कहते हैं ऑल इंडिया पीपल साइंस नेटवर्क की जो हेल्थ डेस्क है उसका कन्वीनर। और कोर कमेटी में है रमन, वो सिर्फ हेल्प ही करते हैं। मैं कंगना हूँ, दिल्ली साइंस फोरम की सेक्रेटरी हूँ। कई साल से एजुकेशन के फील्ड में मैंने कंट्रीब्यूट किया है और ये अमित के साथ काम करते करते जन स्वास्थ्य अभियान के बारे में भी सीखा है, सुना है, पढ़ा है और मुझे बहुत खुशी हुई कि आज हम एक जॉइंट एक्टिविटी करने के लिए तैयार हुए। मेरा नाम दिनेश अब्रोल है। मैं पीपल्स हेल्थ मूवमेंट का अपने आप को एक कीटाणु मानता हूँ, चाहे साथी माने ना माने। जो है मैं लेकिन सारी टाइम पे कंट्रीब्यूट नहीं कर पाता हूँ, मुझे वो मालूम है। मीटिंग में मैं नहीं ज्वाइन कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे आंदोलनों में और मूवमेंट्स में जो शिरकत है, फार्मर्स मूवमेंट में, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और पब्लिक सेक्टर को डिफेंड करने में तो कई शामिल नहीं हो पाता हूँ, उसके लिए माफी। और सामने मीरा बैठी है, मीरा को पता नहीं मेरी आवाज नहीं पहुंचेगी क्योंकि मेरे सामने वो वॉइस नहीं है। ये बहुत पुरानी लड़ाकू है और मेरा सलाम मीरा को। प्रोजेक्टर में कैश हो जाए। मेरा नाम सदरयाल है, मैं दिल्ली में काम करता हूँ। मेरा नाम सीमा है, मैं दिल्ली एम्बेसी फोरम के साथ वहाँ की पुनर्वास बस्तियाँ जो है वहाँ की लड़कियों के साथ एजुकेशन के मुद्दे पे काम करती हूँ और उनके साथ जुड़ी हूँ। मेरा नाम नंदिनी है, मैं भी दिल्ली एम्बेसी फोरम के साथ में जुड़ी हुई हूँ और हम लड़कियों के साथ में मुंडियों के साथ भी काम करते हैं। मेरा नाम राजशेखर है, मैं राइट टू फूड कैंपेन के साथ जुड़ा हूँ। फिलहाल सेक्रेटरी राइट टू कैंपेन काम कर रहा हूँ। हम भोजन के मुद्दों पे ही पूरे देश में ही एक अभियान के रूप में पिछले 2 वर्ष से काम कर रहा हूँ। मेरा नाम योग है और अभी मैं बिहार में PMJ राइट पे रिसर्च कर रहा हूँ। मेरा नाम अनिल है, मैं दिल्ली CITU से। मेरा नाम विजय शर्मा है, मैं दिल्ली CNSM 24/7
एग्जीक्यूटिव ऑफिस, वो इवन जो हमारे जन आंदोलन होते हैं उसके अंदर मेडिकल क्लास एफएमआरआई का हिस्सा। I am Ajudasan from Kerala. Yes, second winner. Over. मैं ऐसे Also Fabian, and also Shishi Chand, the Delhi coordinator for NGO for People for Better Treatment in India. मेरे साथ कम से कम 100 विक्टिम मिले हुए हैं मेडिकल नेग्लिजेंस, मेडिकल मैलप्रैक्टिस, मेडिकल एरर्स की, जो अपनी अपनी लड़ाई कॉर्पोरेट हॉस्पिटल से लड़ रहे हैं। और आज मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि मैं फार्मर मूवमेंट जो मैंने देखा है पिछले 1 साल से, मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ। बल्कि जो 100 लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है। अभी 3 दिन पहले हम सीपी में मिले थे सभी लोग, और हम चाहते हैं कि कैसे इन दोनों मूवमेंट के इकट्ठे हम ला सकें ताकि हम इसकी सिनर्जी से बेनिफिट कर सकें। थैंक यू। मैं अमिताभ हुआ, मैं सीआईटी में हूँ, ये मेरा ऑफिस ये है, और इसके अलावा भी मैं बहुत सारे और शुरू से जुड़ा है। रिकॉर्डिंग बंद कर देना। 81। हाँ हाँ हाँ। बोलो प्रिया। मेरा नाम प्रियम है